गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि मनाते क्यों हैं? आज क्या हुआ था? आज बोले का हैप्पी बर्थडे है, बोले की एनिवर्सरी है, क्या है? भगवान शिव का आज ही के दिन विवाह हुआ था मां गौरी के साथ, और उस विवाह की खुशी में अपने हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के साथ ही आज महिला दिवस भी है, तो महिलाओं को महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। अब शुभकामनाएं तो चलती रहेगी। लास्ट में कल कहां तक छोड़ा था अपन ने? लोकगीत पढ़ रहे थे शायद अपन। कौन सा पढ़ लिया था? कुर्जा। कुर्जा पढ़ लिया। कुर्जा से पहले जोरावा और जोरावा से पहले कागा। राजस्थान के लोक या लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र है, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? बिना देखे बोलना नहीं तो मैं बोल दूंगा, भले मुझे आता है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र है, किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी। हमारी संस्कृति हमारे गीतों के कंधों पर बैठी हुई है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारे गीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार है। महात्मा गांधी। हमारे गीत संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। रविंद्रनाथ टैगोर। मरु प्रदेश में गाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए चिरमी, ऑप्शन बी पाला, ऑप्शन सी गोरबंद, ऑप्शन दे उपयुक्त में से कोई नहीं। दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सा? गोरबंद। दाम्पत्य प्रेम के गीत है कितने? 3। एक तो बरबुंटिया, एक मिस्री और एक कौन सा? पाला। राजस्थानी संस्कृति में पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश किस गीत में है? किसमें? पनिहारी। पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला वह गीत जिसमें एक अविवाहित लड़की विवाह में हो रही देरी का बखान करती है, किस गीत में? जीरा फसल नहीं बोने की सलाह देने हेतु जीरा लोकगीत किस जिले में लोकप्रिय है? किसमें? जालोर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत मरु प्रदेश का विरह गीत है? ऑप्शन ए पीपली, ऑप्शन बी जोरावा, ऑप्शन से कागा, ऑप्शन दे उपयुक्त सभी। जोरावा कागा तो पक्का है, पीपली अभी पढ़ा नहीं है, इसका मतलब पता नहीं है। तो जोरावा कागा 2 है, तो इसका मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत में नायिका का श्रृंगार प्रदर्शित होता है? किसमें? मुमल। मुमल गीत के प्रसिद्ध कलाकार दापू खां बाडले। राज्य गीत केसरिया बालम को सर्वाधिक बार किसने गाया? हाजन अल्लाह जिलाबाई। आप राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम को पहली बार किसने गाया? किसने गाया था? मांगी बाई। तो यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब गीतों को आगे बढ़ाते हैं। अगला गीत लिखिएगा पीपली। पीपली गीत का नाम है पीपली। पीपली। अब इस जितने भी गीत पढ़ रहे हैं वो सब मरु प्रदेश के गीत है। पीपली। पीपली क्या होता है? पीपली एक पेड़ का नाम होता है। पीपल। पीपल को अपने राजस्थानी में क्या बोल देते? पीपली। तो पीपली में याद रखना है तो विरह गीत, लेकिन यह गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है, बाकी किसी भी ऋतु में नहीं गाया जाता। वर्षा ऋतु में विरहिणी। विरहिणी का मतलब वह महिला जो अपने पति को याद करती है, उस महिला को क्या बोलते हैं? विरहिणी। तो वर्षा ऋतु में मरु प्रदेश में गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा? पीपली। एक लाइन लिख लो पीपली में। वर्षा ऋतु में विरहिणी द्वारा गाया गया विरह गीत। वर्षा ऋतु में विरहिणी द्वारा, वर्षा ऋतु में विरहिणी द्वारा, वर्षा ऋतु में विरहिणी द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत वर्षा ऋतु में
विरहिणी द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत। विरह का मतलब याद में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में विरहिणी द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत। नेक्स्ट अगला लावणी। लावणी गीत का नाम है लावणी। अगर लावणी थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जाए तो ज्यादातर लोग इसको गलत करके आएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थानी संस्कृति में लावणी गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को बुलावा देने हेतु, ऑप्शन बे दुल्हन की विदाई के समय, ऑप्शन से शिशु की मृत्यु पर, ऑप्शन दे फसल कटाई का गीत है। लावणी। लावणी गीत ऑप्शन ए प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को बुलावा देने हेतु, ऑप्शन बे दुल्हन की विदाई पर गाया जाता है, ऑप्शन से शिशु की मृत्यु पर गाया जाता है, ऑप्शन दे फसल कटाई का एक गीत है। फसल कटाई का गीत नहीं है। हाँ ये बात सही है कि राजस्थान में जब फसल पक करके तैयार होती है तो उसकी कटाई के काम को अपन क्या बोलते हैं? लावणी। अपने कोई पूछता है कि भाई आजकल क्या काम चल रहा है तो अपन कहते हैं कि आजकल तो लावणियों का काम चल रहा है। कई कई लोग तो स्टेटस भी लगाते हैं कि भाई का इस समय जयपुर आना ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, भाई लावणियों में व्यस्त है वगैरह वगैरह। इस टाइप से करके लोग लावणियों के पीछे पड़ते। लेकिन लावणी गीत आपसे पूछा जाए कि लावणी गीत कब गाया जाता, तो लावणी एक मराठी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता बुलावा देना। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलावा देने के लिए कौन सा गीत गाती है? लावणी। तो फसल कटाई मत कर देना, लावणी। देखो दो गीतों में आप गलती कर सकते हो जो नाम से आपको कंफ्यूज कर देते हैं। एक शब्द आता ओलियूं। ओलियूं, ओलियूं शब्द का अर्थ क्या होता है? ओलियूं राजस्थानी संस्कृति का शब्द है। ओलियूं, ओलियूं का मतलब होता है याद आना। अपन कहते हैं ओलियूं गणी आवे। ओलियूं गणी आवे का मतलब याद आना। लेकिन ओलियूं याद में नहीं गाया जाता, अपने जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। ओलियूं दुल्हन की विदाई का गीत है। मैं आगे विवाह के गीतों में लिखवाऊंगा। ओलियूं याद में नहीं गाया जाता। ओलियूं किसका गीत है? विदाई का। और लावणी फसल कटाई पर नहीं गाया जाता। लावणी किस लिए गाया जाता? बुलावा देने के लिए। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलावा देने के लिए कौन सा गीत गाएगी? लावणी। आगे लिख लो। लावणी लावणी मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, लावणी मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बुलावा देना। लावणी मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बुलावा देना। लावणी मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बुलावा देना। प्रेमिका प्रेमी को बुलाने हेतु गाती है। प्रेमिका प्रेमी को बुलाने हेतु गाती है। प्रेमिका प्रेमी को बुलाने हेतु गाती है। ये लो भाई आपका लावणी हो गया। लावणी के बाद लिखो हिंडोलिया। हिंडोलिया गीत का नाम है हिंडोलिया। हिंडोलिया शब्द बना है हिंडा से। हिंडा, हिंडा का मतलब हिंडा राजस्थानी भाषा का शब्द है। हिंडा, हिंडा आवे। अपने कोई ट्रैक्टर पर कोई गाड़ी में बैठता है तो अभी अपन कहते हैं कि हिंडा आवे। हिंडा शब्द बना है झूले से। सावन महीने के अंदर महिलाएं बगीचों में झूले झूलते हुए जो गीत गाती उस गीत का नाम क्या है? हिंडोलिया। झूला हिंदी का शब्द है और झूले को राजस्थानी में क्या बोला जाता है? हिंडा। तो हिंडा डालते हुए या हिंडा झूलते हुए या झूला झूलते हुए गीत गाती है। इसका मतलब किस महीने में गाया जाएगा? सावन। एक यहीं पर याद रखना कि राजस्थान में हिंडोलिया महोत्सव मनाया जाता है। हिंडोलिया महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो हिंडोलिया महोत्सव मनाया जाता पुष्कर के अंदर। पुष्कर है अजमेर के अंदर। हिंडोलिया महोत्सव का मतलब वैसे तो राजस्थान के हर जिले के अंदर महिलाएं सावन के महीने में लेरिया पहनती है, बगीचों में झूले वगैरह डालती है, हंसी मजाक करती है। लेकिन सबसे ज्यादा एक साथ महिलाएं इकट्ठा होकर के
पुष्कर के अंदर लगभग 10,000 महिलाएं एक साथ इकट्ठी होकर के बागों में झूले डालती है, एक दूसरे के साथ मजाक करती है, राजस्थानी गीत गाती है। 8-10 हजार महिलाएं एक जैसा लेरिया पहन करके आती है और राजस्थानी संस्कृति के रंग बिखेरती है। 8-10 हजार महिलाओं द्वारा एक साथ बगीचों में झूले डालकर राजस्थानी गीत गाने वाला महोत्सव ही कौन सा महोत्सव है? हिंडोलिया। इतनी महिलाओं का इकट्ठा होने का कार्यक्रम किस स्थान पर होता है? पुष्कर। तो एक लाइन लिख लो, यह गीत सावन मास में, यह गीत सावन मास में, यह गीत सावन मास में महिलाएं झूले झूलते समय गाती है। यह गीत सावन मास में महिलाएं झूले झूलते समय गाती है। महिलाएं झूले झूलते समय गाती है, झूले झूलते समय गाती है। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, हिंडोलिया महोत्सव पुष्कर में आयोजित होता है। इसको अंडरलाइन भी कर लेना, इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। हिंडोलिया महोत्सव, हिंडोलिया महोत्सव पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। पुष्कर अजमेर जिले में आता है। हिंडोलिया महोत्सव पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। ये लो भाई आपका हिंडोलिया। हिंडोलिया के बाद लिखो डोला मारू। ये 2018 वाले सेकेंड ग्रेड में आया था डोला मारू। डोला मारू, डोला मारू। डोला मारू के इर्द गिर्द की 5-7 बातें अपने को याद रखनी है। एक तो याद रहे कि डोला मारू राजस्थान के सिरोही जिले का प्रमुख लोकगीत है। वैसे सिरोही के अपने को जिला याद नहीं रख करके मरु प्रदेश ही याद रखना है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ये सिरोही में गाया जाता है। जैसे जालोर का जो जीरा गीत है वो तो मरु प्रदेश का ही काउंट होगा, लेकिन स्पेशली जिला पूछ ले तो कौन सा था? जालोर। मरु प्रदेश में गाया जाता है और मरु प्रदेश में सिरोही जिले का गीत है। डोला मारू गीत में डोला नामक एक युवक एवं मारू नाम की एक युवती का वर्णन है। इन दोनों के मिलने और बिछड़ने का वर्णन किया गया है। यह एक प्रेम गीत की श्रेणी में रखा जाता है। डोला कौन है? एक जगह पड़ती है नरवर। नरवर नाम की जगह कहां पर है? एमपी। नरवर मध्य प्रदेश का राजकुमार है डोला। और एक जगह पड़ती है पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ पड़ता है बीकानेर में। पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी कौन है? मारू। इन दोनों की पहले शादी हुई थी, बीच में बिछड़ गए थे, फिर मिल गए थे। इनके मिलने बिछड़ने की पूरी घटना, इन दोनों की जीवनी का बखान डोला मारू गीत में किया गया, जो सिरोही जिले में गाया जाता है। और कौन सी जाति के लोग गाते हैं? ढाडी। राजस्थान में संगीत जीवी जातियां हैं। डाडी, लंगा, मांगणियार, मीरासी, ये सब संगीत से प्रेम करने वाली जातियां हैं। उनमें से एक डाडी जाति ये गाती है। डोला और मारू कैसे मिले थे और कैसे बिछड़ गए थे? पिछली बार जो सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था 2018 वाले का, उसमें क्वेश्चन यह पूछा गया था कि डोला मारू के विवाह के समय डोला की उम्र कितनी थी। जब डोला मारू का विवाह हुआ था तब डोला की एज 3 साल थी और मारू की एज कितने साल थी? 1.5 साल। कितना लेट विवाह हुआ था? डोला 3 साल का, मारू 1.5 साल की। ऐसे विवाह जानकर आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है। अपन जैसे जैसे संस्कृति आगे पढ़ेंगे अपने को और भी कम उम्र के विवाह देखने को मिलेंगे। जब अपन लोक देवता वाली यूनिट शुरू करेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि तेजा जी का जब विवाह हुआ था तब तेजा जी तो 5 महीने के ही थे। 5 महीने की। और पेमल 2.5-3 महीने की थी, फिर भी विवाह हो गया था। 5 महीने का छोटा बच्चा कैसे तो दूल्हा बना होगा, कैसे तोरण मारा होगा, कैसे घोड़ी पर बैठा होगा, वो सब उस समय बखान करेंगे। लेकिन अभी यहां याद रखो कि डोला 3 साल का था, मारू कितने साल की थी? 1.5 साल की। डोला नरवर का और मारू पुंगलगढ़ की, वहां कहां कनेक्शन हो गया भाई? मारू ठेठ बीकानेर पश्चिमी राजस्थान के दौरों में बैठी है और ये ठेठ उधर मालवा के अंदर बैठा है। देखो, राजस्थान जितना संपन्न आज है उतना संपन्न प्राचीन समय में नहीं था।
राजस्थान की प्राचीन समय में दशा थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अब तो जैसे जैसे संसाधनों का विकास होता जा रहा है, राजस्थान ने बहुत विकास कर लिया। आज अगर हैप्पीनेस इंडेक्स देखें, खुशी का सूचकांक देखें, तो पूरे देश में राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान के लोग जितना चिल रहते हैं, कहीं के भी लोग नहीं रहते। राजस्थान के लोगों की लाइफ जितनी सुखी है, उतनी किसी भी स्टेट के लोगों की लाइफ सुखी नहीं है। अपने पास पैसा भले ही कम है, लेकिन ठरका पूरा रखते हैं, रॉयल्टी अपना पूरी रखते हैं। राजस्थान के लोग खुशी में। आप मुझे ये बताओ कि भारत का राष्ट्र गीत वंदे मातरम है, उस वंदे मातरम में राजस्थान का नाम कितनी बार आता है? सुजलाम सुफलाम, आगे देखो मन में गा करके कि राष्ट्र गीत में राजस्थान का नाम कितनी बार आता है, मन में ही देख लो। चलो राष्ट्र गीत नहीं आता, मुझे पता, मुझे आता, राष्ट्र गीत में एक बार भी नहीं आता। राष्ट्र गान में देखो देखे, गुजरात, मराठा, सिंध, हिमाचल, विंध्य, पूरा सब कुछ आता है, लेकिन राजस्थान का नाम नहीं आता। भारत के राष्ट्र गीत में राजस्थान का नाम नहीं है, भारत के राष्ट्र गान में भी राजस्थान का नाम नहीं है। क्यों? सबसे ज्यादा अगर स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय कोई लोग थे तो राजस्थान के थे। आज भी अगर देश की सेवा में सबसे ज्यादा आर्मी के जवान कोई स्टेट भारत को देता है तो वो कौन सा स्टेट देता है? राजस्थान। गूगल पर बोल करके देख लेना, भारतीय सेना में राजस्थान के लोगों की संख्या 28% है। भारत की आर्मी में 28% लोग केवल राजस्थान के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा बलिदान हमने दिया है। आज भी हम देश सेवा को तत्पर है, फिर भी राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान में राजस्थान शब्द का एक बार भी अंकन नहीं है। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा था? हमारा नाम लिख देते तुम। भाई सिंध का नाम लिखा हुआ राष्ट्रगान में, देखना सिंध मराठा। सिंध तो अपना हिस्सा ही नहीं है, सिंध तो कहां चला गया? पाकिस्तान। फिर भी अपने राष्ट्रगान में है सिंध। सिंध को हटाओ, राजस्थान डाल दो, लेकिन नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की जब रचना की गई थी, तब उन दोनों गीतों में और गानों में उन्हीं स्थानों को प्रधानता दी गई थी जो अंग्रेजों के गुलाम थे। अपन कभी अंग्रेजों के गुलाम हुए ही नहीं थे। अपने यहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, और राजा महाराजाओं ने किसके साथ संधियां कर रखी थी? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज राजस्थान में आए ही नहीं थे, वो तो जब पूरे देश को लूट करके दाप गए थे तब लास्ट में आए थे। अपन कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, क्या राजस्थान भी सोने की चिड़िया था? कुछ नहीं था, रेतड़ा उड़ता था। इसके अलावा भारत, अंग्रेज आए कहां पर थे? अंग्रेज ने बंगाल को लूटा था। भारत में सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा था? बंगाल। और अंग्रेजों ने आते ही बंगाल को मिशन पर लिया था। बंगाल के बाद पूरे साउथ इंडिया को लूटा। 1911 में आए थे इधर उत्तर भारत में, पहले अंग्रेज आए नहीं थे। क्या लेते हरियाणा में आकर के? राजस्थान में क्या ले लेते? इधर आकर के उत्तर प्रदेश में क्या लेते? ज्यादा और गालियां खा के जाते इधर वाले लोगों से। देश की 1911 तक राजधानी दिल्ली नहीं थी, 1911 तक देश की राजधानी कोलकाता थी। और 1911 तक अंग्रेजों ने दक्षिण भारत को तबाह कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब उत्तर भारत में चलेंगे। 1911 में आए थे अपने अंग्रेज इधर, और उसके बाद दिल्ली को राजधानी बनाया था। पहले उधर ही रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि राजस्थान में क्या लेंगे, गर्मी से मर जाएंगे, पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। अपने को अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं लूटा था। अपनी तो हालत आज से ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस समय संसाधन नहीं थे। अब तो राजस्थान स्वर्ग बन गया है, नहर आ गई है, इंदिरा गांधी नहर, जगह जगह सड़कें बन गई है, हाईवे बन गए हैं। राजस्थानी कि दुबई के अंदर बैठे हैं। इसलिए राजस्थान में पुराने समय में लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और दूसरा, मरुस्थल और आ गया, बरसात होती नहीं थी, यहां तो हर दूसरे साल अकाल पड़ जाता था। और राजस्थान के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन हुआ करता था कृषि, खेती। मानसून का जुआ है, अगर ठीक से बरसात हो गई तो 12 महीने खाने को दाने हो जाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। इसलिए राजस्थान के ज्यादातर लोग जब जब अकाल पड़ता राजस्थान छोड़ करके बाहर चले जाते थे। इसीलिए तो राजस्थानी संस्कृति के ज्यादातर जो गीत है वो कौन सी कैटेगरी के हैं? वीर है। वीरे का मतलब यहां का पुरुष तो बाहर जाना ही जाना पड़ेगा। राजस्थान में रोजगार के साधन थे नहीं, पुरुष कमाने के लिए बाहर चला गया, घर पर महिला अकेली बैठी रहेगी, और महिला अकेली बैठी रहेगी तो पति को याद करेगी, और याद में गीत गाएगी, गीत गाएगी तो वो कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? वीरे। 90% गीत राजस्थान के वीरे हैं, क्योंकि प्रियतम तो बेचारा प्रदेश में ही बैठा रहता था, क्योंकि अकाल पड़ता यहां खाने को दाने भी नहीं होते। राजस्थान के लोगों में जब जब अकाल पड़ता, राजस्थान के लोग राजस्थान छोड़ करके कहां जाया करते थे? मालवा।
आज भी अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से कभी तुम सुनना, कोई भी अपने गांव का आदमी आउट ऑफ राजस्थान कहीं पर भी बिजनेस करने गया है या नौकरी करने गया है तो लोग एक ही कहते हैं कि वो तो मालवा रहता है। कहां रहता है? मालवा। चाहे वो मुंबई चला जाए, गुजरात चला जाए, एक ही बात कहते हैं कि वो तो मालवा चला गया। मालवा का मतलब कौन से क्षेत्र से है? एमपी। क्योंकि आप जब भूगोल पढ़ते हो तब मास साहब आपको बताते होंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा, और कोटा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा नदियां कोटा के बाद मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर ये चंबल और चंबल की सहायक नदियां बहती है, वो पूरा क्षेत्र मालवा कहलाता है। मालवा का मतलब वहां पर 12 महीने नदियां बहने के कारण वो क्षेत्र हरा भरा रहता है। वहां बरसात नहीं भी हो तो चारे पानी की कमी नहीं होती। वो हरा भरा क्षेत्र रहने के कारण, माल वहां पर होने के कारण उस क्षेत्र का नाम क्या हो गया था? मालवा। तो अपने ज्यादातर लोग अकाल पड़ने पर मध्य प्रदेश जाया करते थे, मालवा जाया करते थे। और मालवा में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम क्या है? नरवर। बहुत पुरानी बात है, लगभग 13वीं-14वीं सदी की बात है। पुंगलगढ़ के रहने वाले मारू और मारू के मम्मी पापा, इधर अकाल पड़ा था तो मारू के मम्मी पापा अपनी गायें वगैरह लेकर के मालवा गए हुए थे। उनको लगा कि भाई राजस्थान में तो पशु भूखे मर जाएंगे, खाने को चारा भी नहीं है, तो गायें वगैरह जो लेकर के वो मालवा चले गए थे ताकि वहां पर पशुओं को चारा वगैरह मिल जाए। मालवा जब मारू के मम्मी पापा गए तो मारू उस समय छोटी थी, मारू की उम्र 1.5 साल थी। तो 1.5 साल की लड़की को अकेले तो घर पर कैसे छोड़े, इसलिए मारू के मम्मी पापा और मारू ये सब मालवा चले गए। वहां पर 2-3 महीने तक रुके। वहां पर इन्होंने गायें वगैरह चराई, पानी था वहां पर, नदियों के आसपास घास वगैरह मिल जाती तो गायें भूखे नहीं मरती। इधर इस डोला का पिता, डोला के पिता का नाम था सोडा सिंह। ये सोडा सिंह नरवर का राजा हुआ करता था। और सोडा सिंह सुबह सुबह घोड़ा लेकर के अपने राज्य की विजिट पर निकलता था। सोडा सिंह जब 2-3 महीने से लगातार विजिट कर रहा था तो सोडा सिंह देखता कि कोई बीकानेर साइड के लोग आए हुए मेरे राज्य में गायें चराने के लिए, और ये सोडा सिंह रोजाना इन बीकानेर वालों से यानी मारू के मम्मी पापा से बातचीत करते। और 15-20 दिन लगातार बातचीत करने के बाद ये एक दूसरे के घनिष्ठ बन गए। और अपने पूर्वज, अपने दादाजी के रेंज के जितने भी लोग हैं, वो अगर 15-20 दिन एक ही आदमी से कंटिन्यू मिल लेते थे तो कोई छोटा मोटा रिश्ता करके ही आते थे। कोई सगाई पताई करके आते, कोई धर्म भाई, कोई धर्म भाई, कुछ ना कुछ बना करके आते। उनसे फिर ही उनका 1 मिनट भी दिमाग नहीं चलता। 15-20 दिन कंटिन्यू डोला के पापा और मारू के पापा उधर मिल लिए। तो एक दिन डोला के पापा ने बेटे बेटे कहा कि क्या करें, कोई काम दाम ही नहीं बचा है, लड़का भी बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया है। मारू के पापा ने भी क्या करें कि कोई काम दाम भी नहीं बचा, लड़की भी बड़ी हो गई, कितने साल की हो गई? 1.5। तो डोला के पापा ने कहा तो फिर शुभ काम में देरी किस चीज की, चट मंगनी पट ब्याह कर दिया जाए। और वहीं पर रहते हुए गायें चराते हुए डोला के मम्मी पापा की सहमति से डोला और मारू की शादी करवा दी गई। लेकिन मारू की और डोला की शादी तो हो गई, लेकिन क्या मारू 1.5 साल की उम्र में ससुराल जाना शुरू हो जाएगी? नहीं। पुराने समय में अपने राजस्थान में जब भी बाल विवाह होते थे, लड़की ससुराल नहीं जाती थी, लड़की अपने मम्मी पापा के घर पे ही रहती थी। और जब उसकी एज हो जाती ससुराल जाने योग्य, तब उसे ससुराल भेजा जाता था। उस रिवाज को बोला जाता था गोना। क्या बोला जाता था? गोना। या इसी को बोलते थे मुकलावा, या इसी के लिए एक शब्द यूज होता है, कौन सा? आणो। RS प्री 2021 में प्रश्न पूछा था कि राजस्थानी संस्कृति में आणो क्या है? आणो, आणो का मतलब होता लड़की को विवाह के बाद दूसरी बार ससुराल भेजना, उसको क्या बोलते हैं? आणो। कभी आपने गांव में ऐसे शब्द सुने होंगे कि कोई लड़की जिसकी शादी हो गई है लेकिन वो ससुराल नहीं जा रही है, तो कोई रिश्तेदार वगैरह पूछ लेते हैं कि भाई सासरा जाने लग गई क्या? तो अपने घर वाले कहते हुए मिल जाते हैं कि नहीं, शादी तो होगी, हाल आणो जानो को नहीं। कभी ऐसे शब्द सुने हैं तुमने कि शादी तो होगी लेकिन हाल आणो जानो को नहीं? आणो जानो को नहीं मतलब इसका मुकलावा नहीं किया, इसको ससुराल नहीं भेजा है। तो मारू की शादी तो हो गई लेकिन मारू ससुराल जा नहीं रही थी, अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। डोला 3 साल का था, विवाह हो गया, लेकिन डोला को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि 3 साल के लड़के को क्या पता रहेगा कि शादी हुई कि नहीं हुई। और दूसरा, उस समय यह भी होता था कि जब शादी होती थी तब किसी मेहमानों को नहीं बुलाते थे। अगर बाल विवाह होता है तो डोला के मम्मी पापा उपस्थित रहेंगे और मारू के मम्मी पापा उपस्थित रहेंगे, एक पंडित जी रहेंगे, वही फेरे करवा देंगे। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं चलता था कि शादी कब हो गई। इसलिए डोला को खुद को पता नहीं है शादी हो गई क्या, डोला के मम्मी पापा को पता है। और धीरे धीरे वक्त बीता,
शादी के 1.5-2 साल बाद ही डोला के पापा की भी डेथ हो गई और डोला के मम्मी की भी डेथ हो गई। डोला जब 6 साल का था तब डोला के मम्मी और पापा दोनों चले गए। डोला को अब भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रखी है क्या। डोला के मम्मी पापा की डेथ हो गई। अब डोला के पापा की डेथ हो गई तो राजा का बेटा राजा बनता है। सोडा सिंह की मृत्यु के बाद अल्प आयु में ही डोला बताओ कहां का राजा बन गया, नारू। इधर मारू के मम्मी पापा मारू को लेकर वापस बीकानेर आ गए क्योंकि वहां 5-6 महीने रुके। अगले साल राजस्थान में बरसात हो गई तो मारू के मम्मी पापा वापस मारू को लेकर के पुंगलगढ़ आ गए थे। अब अगले 10-15 साल राजस्थान में अकाल नहीं पड़ा तो मारू के मम्मी पापा वगैरह पुंगलगढ़ में ही रहते थे। इधर डोला बड़ा होता गया। डोला 12-13 साल का हो गया लेकिन डोला को अपनी शादी के बारे में नहीं पता था, इसलिए डोला 12-13 साल का होने के बाद डोला एक शादी और कर लेता है। मालवा की एक राजकुमारी थी, उसके साथ शादी कर लिया। मालवा की राजकुमारी होने के कारण उस रानी का नाम क्या हो गया था, मालवण। मालवा की थी इसलिए क्या कहा गया, मालवण। लेकिन मालवण को सब कुछ पता है, कितने मजबूत सूत्र रहे होंगे मालवण के। मालवण को पता है कि डोला पहले से मैरिड है, लेकिन डोला खुद को पता ही नहीं डोला डोला है। डोला को यह भी नहीं पता कि शादी हो रखी है क्या, लेकिन मालवण को पता है कि डोला की पहली शादी किसके साथ हो रखी है, मारू। अब मालवण और डोला का वैवाहिक जीवन चलने लगा। 1-2 साल बीत गए। इधर मारू अपने मम्मी पापा के साथ पुंगलगढ़ में बैठी है। मारू इंतजार कर रही है कि एक ना एक दिन डोला उसे लेने के लिए आएगा। मारू ससुराल जाने की तैयारियों में है, लेकिन मारू 15 साल की हो गई, मारू 16 साल की हो गई, लेकिन डोला का ना तो कोई पत्र आया है ना डोला मारू को लेने के लिए ससुराल आया है। मारू उदास रहती थी। मारू को लगता कि डोला इतनी देरी क्यों कर रहा है, मुझे लेने के लिए आ जाए। अब मारू मम्मी पापा को भी नहीं बोल सकती। मारू मम्मी पापा को किस मुख से बोलेगी, ये तो जाके बोल नहीं सकती लड़की की पापा मुझे ससुराल जाना है। अब अगर ऐसा बोल दे तो घर वाले जीने और नहीं दे, इसलिए मारू दबे हुए मन से रहती। उधर डोला का इंतजार करती रहती कि डोला का लेटर आएगा, डोला का लेटर आएगा, लेकिन डोला का कोई भी लेटर नहीं आया। मारू इंतजार करती रही। घरवाले भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उस समय रूल यह भी होता था कि जब शादी हो जाती उसके बाद लड़की को दूसरी बार ससुराल लेने के लिए लड़की पक्ष रिक्वेस्ट नहीं करता, अपने आप ही कौन सा पक्ष आता था, लड़का पक्ष। इसलिए मारू के मम्मी पापा रिवाजों का पालन कर रहे थे, ये लड़के वालों को कुछ बोल नहीं सकते थे। मारू मन ही मन उदास रहती थी। मारू ने सोचा कि क्यों ना डोला को लेटर लिख करके अवगत करवाया जाए कि आप और मेरी शादी हो रखी है, प्लीज आप मुझे लेने के लिए आए। फिर भी मारू ने सोचा कि यार 1-2 साल और वेट किया जाए, डोला इतना बड़ा राजा है कि कार्यों में उलझ रहा होगा। इधर डोला की जो रानी है मालवण, दिमाग बहुत तेज था। मालवण एक दिन मेल में बैठी बैठी फ्री टाइम में सोच रही थी कि डोला को तो मारू के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मारू एक ना एक दिन डोला से कांटेक्ट करेगी। और कांटेक्ट करेगी कैसे, उस समय कांटेक्ट करने का साधन क्या था भाई, आजकल तो हजारों साधन है। इंस्टा पर मैसेज कर दिया, फेसबुक पर मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। उस समय अगर किसी 2 अनजान व्यक्तियों को बातचीत करनी होती थी तो केवल एक ही माध्यम हुआ करता था, लेटर्स, पत्राचार। एक दूसरे को पत्र भेजा जाए, डाक विभाग के जरिए बातचीत हो जाए। इसलिए मालवण को लगा कि यार मारू एक ना एक दिन पक्का डोला को लेटर भेजेगी और लेटर भेजेगी। वो लेटर अगर डोला को मिल गया तो मारू डोला की फर्स्ट रानी है, पहली रानी है, वो पक्का डोला मारू को लेकर के आ जाएगा। और अगर मारू यहां आ गई तो मालवण का ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा भाई। पहली रानी आने के बाद मालवण की वो रेस्पेक्ट नहीं रहेगी जो अब तक है। इसलिए मालवण ने कहा कि क्यों ना डाक विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ की जाए और डाक विभाग के कर्मचारियों को धमकाया जाए कि 34-15-03 बीकानेर से अगर कोई भी लेटर आता है तो वो डोला तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो मेरे तक पहुंचना चाहिए। और मालवण ने डाक विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ करके उनको आदेश दिया कि पुंगलगढ़ बीकानेर एड्रेस से कोई भी पत्र आए तो मेरा निजी लेटर होगा, वो डोला तक नहीं पहुंचना चाहिए। और डाक विभाग के कर्मचारी एक महिला, एक रानी के आदेश को कैसे अवहेलना कर सकते थे, उनको तो मानना ही पड़ेगा। डाक विभाग के कर्मचारियों ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। इधर 1-2 साल बाद मारू ने डोला को लेटर भेजा। 19-20 साल की हो गई मारू, इतना भी कोई इंतजार होता है क्या, इंतजार की भी हद होती है। और मारू ने डोला को लेटर भेजा। डोला को लेटर भेजा तो डोला को लेटर रिसीव ही नहीं हुआ। लेटर पहुंचा तो सही, लेकिन डाक विभाग के कर्मचारियों ने वो लेटर किसको सुपुर्द कर दिया था, मालवण।
मारूक ने लेटर भेजा, प्रतीक्षा करती रही कि निश्चित रूप से डोला का रिप्लाई आएगा। लेटर जाने के महीने भर बीत जाने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मारू उदास रहने लगी। मारू ने दूसरा लेटर भेजा, तीसरा भेजा। मारू ऐसे कर करके 18 लेटर डोला को भेज चुकी थी। 2 साल का समय निकल चुका था, लेकिन ना कोई लेटर का रिप्लाई आ रहा है, ना कोई डोला उन्हें लेने के लिए आ रहा है। मारू बड़ी तनाव में रहने लगी। मारू ने कहा आखिर हुआ क्या है, लेटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही जगह रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, पिन कोड तो सही है क्या? क्योंकि उस समय दिक्कत यह भी तो रहती थी कि अगले बंदे को सुपुर्द हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का भी पता नहीं लगता। कम से कम आजकल यह सुविधा तो है कि ग्रीन टिक हो गया, बंदे ने सीन तो कर लिया, अब रिप्लाई करे कि नहीं करे वो अगले की मर्जी। लेकिन पहले यह भी नहीं पता लगता कि अगले को मैसेज डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए मारू बड़ी उदास रहने लगी और मारू को लगा कि गड़बड़ है मामला। सावन का महीना था, मारू तनाव में थी, सांझ का समय था, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। मारू घर की छत पर बैठी थी और बड़े दुखी मन से, बड़ी दुख भरी आवाज में मारू गीत गा रही थी कि अब तो आजा ढोला सावन बीत्यो जाए। बोला ढोला 22 साल हो गए, अब तो आजा, ये सावन की फंवारे बीती हुई जा रही है। जिस समय मारू ये गीत गा रही थी उस समय मारू के घर के पास में से कोई एक आम रास्ता गुजर रहा था और उस रास्ते से ढाडी जाति के लोग गुजर रहे थे। किसी काम से जा रहे होंगे आगे, और वो ढाडी जाति के लोग कौन से जिले के रहने वाले थे? सीरोड। 4-5 लोग थे और वो जब मारू के घर के पास में से गुजर रहे थे उसी समय मारू ये गीत गा रही थी। ढाडी जाति संगीत को प्रेम करने वाली जाति होती है, वो संगीत के एक एक वर्ड को समझती है। वो ढाडी जाति के लोग मेरी तरह बेहद सज्जन लोग थे। उन्होंने ढाडी जाति के लोगों ने कहा कि ये इतनी दर्द भरी आवाज में कौन युवती है जो गीत गा रही है। उन ढाडी जाति के लोग वहां पर रुक जाते हैं और रुक करके उस युवती से बात करते हैं, मारू से बात करते हैं कि मारू बात क्या है, इतनी दर्द भरी आवाज में और तुम गीत गा रही हो। मारू को लगा कि किसको प्रॉब्लम बताऊं, घर वालों को बता नहीं सकती, क्यों ना सारी बातें इन ढाडी जाति के लोगों को बता दी जाए। और मारू ने सारी सच्चाई उन ढाडी जाति के लोगों को बता दी कि देखिए जब मैं 1.5 साल की थी तब मेरी शादी नरवर के राजा ढोला के साथ हुई थी। ढोला से मिलने के लिए मैं 18 लेटर लिख चुकी हूं, एक भी लेटर का रिप्लाई तक नहीं आया है। 22-23 साल बीत गए हैं विवाह को। अगर आप मेरे दर्द को समझते हैं तो प्लीज आप मेरा एक काम कर दीजिए, लेटर का रिप्लाई तो वो दे नहीं रहे हैं, आप खुद नरवर जाकर के मेरा मैसेज ढोला तक पहुंचा दीजिए कि आपकी पहली रानी मारू पुंगलगढ़ में आपका इंतजार कर रही है। अगर आप ऐसा कर देगी तो मैं जीवन भर आपका एहसान मंद मानूंगी। ये बात मारू ने कही। ढाडी जाति के लोग बहुत सज्जन थे। उन्होंने कहा काम धंधे की जगह है, पहले इस युवती की बातों को गौर से सुनना चाहिए। और वो ढाडी जाति के लोग अपना काम दाम छोड़ करके उस मारू का संदेश लेकर पुंगलगढ़ से किस स्थान पर पहुंच जाते हैं? नरवर। और नरवर जहां ढोला का महल बना हुआ था उस महल के बाहर खड़े होकर जोर जोर से गीत गाते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यानी कुल मिलाकर के जोर जोर से मारू का संदेश किसको पहुंचाते हैं? ढोला को पहुंचाते हैं। ढोला जब इन गीतों को सुनकर के भागा भागा बाहर आता है और बाहर आकर कहता कि कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताइए। ढोला को उन ढाडी जाति के लोगों ने कहा कि ढोला शर्म आनी चाहिए आपको, वो युवती 24 साल से मरु प्रदेश में आपके इंतजार में बैठी है, 18 लेटर वो आपको भेज चुकी है, कम से कम आप उसे मिल नहीं सकते, उसे ला नहीं सकते तो एक लेटर का रिप्लाई तो कर देते कि मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। इस तरीके से किसी को इंतजार नहीं करवाता, यह तरीका आपका ठीक नहीं है। आप जब 3 साल के थे तब आपकी शादी पुंगलगढ़ की राजकुमारी मारू के साथ हो चुकी थी। ढोला ने जब ये बातें सुनी तो ढोला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोला मेरी शादी हो चुकी थी? बोला हाँ ये बात सही है, आपकी शादी हो रखी थी, आपको 18 लेटर वो भेज चुकी है। ढोला ने कहा कि मुझे कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ। ढाडी जाति के लोगों ने कहा कि नहीं, वो युवती झूठ नहीं बोल सकती। हमने उस युवती की आंखों में सच्चाई देखी है, उसकी युवती की आंखों का दर्द देखा है, वो झूठ तो नहीं बोल सकती, उसने लेटर भेजे हैं। आप अपने डाक विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ करें। और ढोला अपने डाक विभाग के कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ करता है तो डाक विभाग के कर्मचारी सारे राज उगल देते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ 18 लेटर आए थे, 22 स्पीड पोस्ट आए थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपकी रानी मालवण के आदेश था कि ऐसा
कोई भी लेटर आए तो मेरे तक सुपुर्द किया जाए। और हमने वो सारे लेटर रानी मालवण को दे दिए हैं। डोला को जब सच्चाई पता लगी तो डोला बेहद गुस्से में आ जाता है। डोला मालवण के पास जाता और कहता कि मालवण, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पहले प्यार में इस तरह बाधा बन करके आओगे और तुम मेरे और मारू को मिलने के लिए बीच में रास्ता बनकर आओगी। लेकिन मालवण, खैर कोई नहीं, तुमने जो किया सो किया, मैं अभी जा रहा हूं और आज ही मारू को लेकर आऊंगा। मालवण बहुत खतरनाक थी। मालवण ने घर से बाहर भागते हुए डोला को महल में बंद करके ताला लगा दिया था और बोला कि तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मालवण ने डोला से प्रॉमिस करवाया, बोला आप मेरी कसम खाओ कि मारू को लेकर के नहीं आओगे तभी ताला खोलूंगी, नहीं तो बाहर नहीं निकलने दूंगी। डोला ने खूब मनाया लेकिन मालवण नहीं मानी। लास्ट में डोला ने प्रॉमिस किया कि मालवण तुम्हारी कसम मैं मारू को लेकर के नहीं आऊंगा। तब मालवण ने दरवाजा खोला। लेकिन डोला ने कहा कि अब मालवण ने जब इस प्रकार की बाधाएं पार की है तो फिर अपने को कसम तोड़ने में कुछ भी नहीं जाता। रात को 12:30-1 बजे जब मालवण गहरी नींद में खराटे ले रही थी, उस समय डोला दबे कदमों से महल से बाहर निकलता है। रातों रात अपना ऊंट लेकर के आता है, मरु प्रदेश की तरफ आता है और उस मारू को ऊंट पर बिठा करके वापस नरवर के लेकर के जाता है। बीच में ये मिलने, बीच में ये बिछड़ने की कहानी और अंत में मारू को वापस नरवर ले जाने की कहानी का बखान जिस गीत में किया है वो गीत आपका कौन सा है? डोला मारू। राजस्थान का प्रमुख विषय है डोला मारू। ऐसा कोई जिला नहीं जहां डोला मारू का चित्र नहीं बना हुआ है। अंतिम समय में डोला मारू को ऊंट पर ले जा करके, ऊंट पर बैठा करके नरवर ले जाता है। आपने कई जगह दीवारों पर ऐसे चित्र देखे होंगे जिनमें एक महिला और एक पुरुष ऊंट पर बैठे हुए नजर आते हैं। कहीं देखा है ऐसा कि एक चित्र बना हुआ है दीवार के ऊपर जिसमें एक महिला ऊंट पर बैठी हुई है और एक पुरुष ऊंट पर बैठा हुआ है। अगर भविष्य में आपको कहीं पर भी दीवार पर किसी स्थान पर ऐसा चित्र बना हुआ नजर आए जिसमें महिला और पुरुष ऊंट पर बैठे हुए हैं तो आप कर देना कि यह चित्र निश्चित रूप से किसका चित्र है? डोला और मारू। राजस्थान की चित्रकला में सबसे ज्यादा चित्र अगर किसी विषय वस्तु के बने हुए हैं तो वो किसके बने हुए हैं? डोला और मारू। लिख लो डोला मारू में 2-3 बातें। पहला, सिरोही जिले का मुख्य गीत है। 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 नेक्स्ट, दूसरा, डाडी जाति द्वारा गाया जाता। डाडी जाति द्वारा गाया जाता। डाडी जाति द्वारा गाया जाता है। डाडी जाति द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट, एक प्रेम गीत है। तीसरा बिंदु, एक प्रेम गीत है। एक प्रेम गीत है। नेक्स्ट, डोला नरवर एमपी का राजकुमार। डोला नरवर एमपी का राजकुमार। डोला नरवर एमपी का राजकुमार। नरवर का रहने वाला था डोला। नरवर पड़ता है एमपी मतलब मध्य प्रदेश। डोला नरवर एमपी का राजकुमार। डोला के नीचे तीर लगा के लिख लो विवाह के समय आयु। ये पिछले सेकंड ग्रेड में पूछा था। विवाह के समय डोला की एज क्या थी? 3 साल। विवाह के समय आयु 3 वर्ष। विवाह के समय आयु 3 वर्ष। विवाह के समय आयु 3 वर्ष। नेक्स्ट, मारू पुंगलगढ़ बीकानेर निवासी। मारू पुंगलगढ़ बीकानेर निवासी। मारू पुंगलगढ़ बीकानेर निवासी। पुंगलगढ़ बीकानेर निवासी। मारू के नीचे तीर लगा के लिख लो विवाह के समय आयु। ये अभी कभी पूछा नहीं है, पूछ लेंगे। 1.5 वर्ष। विवाह के समय आयु 1.5 वर्ष। विवाह के समय आयु 1.5 वर्ष। नेक्स्ट, डोला मारू ग्रंथ की रचना। अगला बिंदु, डोला मारू ग्रंथ की रचना।
डोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कलोल ने की। डोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कलोल ने की। डोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कलोल ने की। महेंद्र मुमल की प्रेम कथा किसने लिखी थी? मीनाक्षी स्वामी। और डोला मारू की यह कथा किसने लिखी है? कवि कलोल। नेक्स्ट, डोला मारू का तोरण द्वार। 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 तोरण द्वार समझते हो? जब अपने राजस्थान में किसी की भी शादी होती है तो दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर जाता है तो सीधा दुल्हन के घर में एंट्री कर जाता है या पहले तोरण द्वार पर रोका जाता है? एक गेट सा बना होता है जिस पर एक लकड़ी का मांगलिक चिन्ह लटकता है, जिस पर दूल्हा तलवार से क्या मारता है? तोरण। तो अपने हर शादी में तोरण द्वार होता है। अब डोला मारू की शादी तो बहुत पहले हो गई थी, इसलिए उनका विवाह इतिहास में अमर रहे। अतः आज भी डोला मारू की मूर्तियां लगा करके और तोरण दरवाजा काम पर बनाया गया है। तो डोला मारू का तोरण द्वार बगेरा गांव में बनाया गया है। और यह बगेरा गांव वर्तमान कौन से जिले में आता है? केकड़ी। पहले अजमेर में आता था, अब किस जिले में आता है? केकड़ी। लिख लो, डोला मारू का तोरण द्वार बगेरा गांव केकड़ी जिले में स्थित है। डोला मारू का तोरण द्वार बगेरा गांव केकड़ी में स्थित है। बगेरा गांव केकड़ी में स्थित है। बगेरा गांव और भी विख्यात है, किस लिए है? राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि की तपस्या स्थली कहां है? सरिस्का। सरिस्का अलवर में राजा भर्तृहरि का मेला बढ़ता है। लेकिन राजा भर्तृहरि की गुफा किस गांव में बनी हुई है? वो किस गांव में बनी हुई है? बगेरा। यहां भर्तृहरि की गुफा भी है और डोला मारू का तोरण द्वार भी है। नेक्स्ट, अगला बिंदु लिखो, ऊंट पर सवार एक महिला व पुरुष के चित्र का संबंध। ऊंट पर सवार, ऊंट पर सवार एक महिला व पुरुष के चित्र का संबंध। ऊंट पर सवार एक महिला वे पुरुष के चित्र का संबंध। ऊंट पर सवार एक महिला वे पुरुष के चित्र का संबंध डोला मारू से होता है। डोला मारू से होता है। ऊंट पर सवार एक महिला वे पुरुष के चित्र का संबंध डोला मारू से होता है। डोला मारू से होता है। डोला मारू के सर्वाधिक चित्र जोधपुर शैली में बने हैं। डोला मारू के सर्वाधिक चित्र जोधपुर शैली में बने हैं। जोधपुर शैली में बने हैं। सर्वाधिक चित्र जोधपुर शैली में बने हैं। ये लो भाई आपका डोला मारू। डोला मारू की ये जो 5-7 बातें हैं याद रखना कि डोला नरवर का था, विवाह के समय एज 3 साल। मारू पुंगलगढ़ की, विवाह के समय एज 1.5 साल। डोला और मारू के बीच में ये मिलने का खेल किस जिले के डाडी जाति के लोगों ने करवाया था? सिरोही। इसलिए गीत सिरोही में विख्यात हुआ है। डोला मारू का विवाह इतिहास में अमर रहे, इसलिए उनका तोरण द्वार कहां बनाया है? बगेरा गांव में। ऊंट पर बैठे महिला पुरुष का चित्र किसका माना जाता है? डोला मारू। और डोला मारू के सबसे ज्यादा चित्र किस चित्र शैली में बने हैं? तो किस चित्र शैली में? जोधपुर। डोला मारू ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? कवि कलोल के द्वारा। अब आगे चलते हैं। अगले 4 गीत एक साथ ही याद रखने। एक तो काचबा, काचबा। एक रतन राणा, रतन राणा। एक केवड़ा, केवड़ा। और एक गुगरी। ये चारों एक साथ याद रखने हैं। ये कभी भी सिंगल नहीं आएंगे, जब भी परीक्षा में आएंगे जोड़े में आएंगे। इनमें से कोई भी 3 शब्द उठाएगा, वो लिखेगा कि काचबा, केवड़ा, गुगरी है, तो अपने को बताना है कि ये चारों गीत में से कोई भी 3 नाम आ जाए, 4 नाम आ जाए, अपन बताएंगे मरु प्रदेश में गाए जाने वाले। बताओ कैसे गीत है? प्रेम गीत।
सिंगल नहीं आएगा, जोड़े में ही आएगा। इनका नियम बना हुआ है कि काचबा, रतन राणा, केवड़ा आ जाए, या इनमें से कोई भी एक शब्द को हटाएगा और 3 पूछेगा, तो ये चारों के चारों अपने को याद रखना कैसे गीत हो जाएंगे, प्रेम। नीचे लिख लो चारों एक साथ ही, काचबा, रतन राणा, केवड़ा, गुगरी। इन चारों के आगे तीर लगा के लिख लो मरु प्रदेश के प्रेम गीत। मरु प्रदेश के प्रेम गीत, मरु प्रदेश के प्रेम गीत। काचबा, रतन राणा, केवड़ा, गुगरी, मरु प्रदेश के प्रेम गीत। केवड़ा क्या होता है? केवड़ा का अर्थ याद रखना, केवड़ा एक पेड़ का नाम होता है। कहीं साइड में लिख लेना, यहीं पर केवड़ा एक सुगंधित वृक्ष होता है। मतलब रियल में केवड़ा होता क्या? एक पेड़ होता है। उस केवड़ा पेड़ के नाम पर गीत बना हुआ केवड़ा। कहीं पर भी लिख लो साइड में जगह हो तो, केवड़ा एक सुगंधित पेड़ का नाम है। केवड़ा एक सुगंधित पेड़ होता है। केवड़ा एक सुगंधित पेड़ होता है। बस उस पेड़ के नाम पर गीत बन गया केवड़ा गीत। तो केवड़ा गीत, गुगरी गीत, रतन राणा और काचबा, ये सब मरु प्रदेश में किसको प्रदर्शित करते हैं? प्रेम को। यहां पर आपके मरु प्रदेश के मुख्य गीत समाप्त होते हैं। 2 गीत है, वो हालांकि इतने उपयोगी नहीं है, शराब से संबंधित है, फिर भी याद रख लो, परीक्षा में तो वो आते नहीं है। एक तो कलाल और एक गीत का नाम क्या है? दारूड़ी। कलाल और दारूड़ी। कलाल का मतलब, राजस्थान में कलाली किसको बोलते हैं? कलाल। शराब बनाकर बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कलाल। आपने डीजे पर कभी वो गीत सुना होगा, ढक्कन खोल दे, सुना है? ढक्कन खोल दे कलाली थारी बोतल को। वो जो गीत है वो कलाल गीत ही है। डीजे पर जब ये गाना बजाया जाता है, ढक्कन खोल दे, तब ये 6 मिनट 52 सेकंड का ही बजाया जाता है। ये गीत पूरा 9 मिनट 6 सेकंड का है। और अपने जोबनेर के रहने वाले पन्ना राम जी ने उसमें लीड रोल किया, उन्हीं ने इस गीत को फेमस किया था। तो शुरुआत में जब ये गीत, कभी तुम यूट्यूब पर सुनना इस गीत को, शुरुआत के 1.5-2 मिनट तक ये जब गीत शुरू होता है, तब इसमें एक महिला और एक पुरुष आपस में कुछ वार्तालाप करते हैं। एक पुरुष महिला से शराब लाने के लिए जाता है, तो महिला कहती है कि मैं शराब नहीं दूंगी, तुम्हारा पहले का पैसा बकाया है। तो वो पुरुष नशे में बोलता है कि नहीं, आज तो होली है, आज तो देना ही पड़ेगा, पहले का हिसाब कभी बाद में कर लेंगे। यानी शराब खरीदने वाले और शराब बेचने वाले, उन दोनों लोगों के बीच जो वाद विवाद होता है, वो वाद विवाद कौन से गीत में गाया जाता है? कला। तो एक तो ये याद रखना कि शराब क्रेता, क्रेता का मतलब खरीदने वाला, और शराब विक्रेता, विक्रेता का मतलब बेचने वाला। शराब क्रेता व शराब विक्रेता के मध्य वाद विवाद का वर्णन कलाल गीत में गाया जाता है। एक गीत है दारूड़ी, शराब की प्रशंसा में गाया जाता है। शराब की भी तारीफ होती है क्या? बिल्कुल होती है। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबार में पश्चिमी राजस्थान या पूरे राजस्थान में जब भी कोई मेहमान आते थे, तब उन मेहमानों को शराब परोसी जाती थी और शराब परोसकर उसकी तारीफ की जाती थी। उनको कहा जाता था कि ओ दारू दाखारो, इन पीवन वालो छेल बंवर लाखारो, ओ दारू दाखारो। इस टाइप का गीत गाया जाता था कि हे भगवान, ये दारू दाका, दाका का मतलब समझते हो? दाका, किशमिश, किशमिश को राजस्थानी में क्या बोलते हैं? दाका। किशमिश किससे बनती है? अंगूर को सुखाकर क्या बनाई जाती है? किशमिश। और शराब बनाने में क्या अंगूर का प्रयोग होता है या नहीं होता है? अपने तो गीत बना हुआ कि अंगूर के पानी का मजा आएगा, इस टाइप के गीत खूब सारे बने हुए हैं। तो अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है, और उसी किशमिश को राजस्थानी में क्या बोला जाता? दाका। तो अपने गीतों में गाया जाता कि ओ दारू दाखारो, इन पीवण वालो छेल बंवर लाखारो। बोला कि ये दारू किशमिश से बनता है और इसको पीना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसको पीना वाला छेल बंवर लाखों में एक होता है जो इसको पीता है। उन महिलाओं को पता नहीं था कि आने वाले टाइम में बेवड़ों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, लाखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस समय महिलाएं शराब को प्रशंसा करते हुए जो गीत गाकर गई थी, वो गीत कौन सा है? दारूड़ी। नीचे लिख लो, परीक्षा के लिए उपयोगी तो नहीं है, फिर भी जानकारी में रहे। पहला कलाल, कलाल, कलाल के आगे लिख लें शराब क्रेता व विक्रेता के मध्य, शराब क्रेता व विक्रेता के मध्य, शराब क्रेता व विक्रेता के मध्य
श्राब क्रेता व विक्रेता के मध्य वाद विवाद का वर्णन, वाद विवाद का वर्णन। श्राब क्रेता व विक्रेता यानी खरीदने वाले और बेचने वाले, शराब क्रेता व विक्रेता के मध्य वाद विवाद का वर्णन। नेक्स्ट, दारूड़ी। रियाण क्या है? रियाण बताएंगे आगे जब रिवाज पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान में अफीम से मेहमानों की स्वागत करना रियाण कहलाता। अपने आगे पूरा टॉपिक है रीति रिवाज, उसमें सब बताएंगे। धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएगी, एक क्लास में कुछ भी कवर नहीं होगा, लेकिन जब कल्चर पूरी होगी तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम तो खुद कल्चर के मास्टर है, इतनी तुम्हें याद हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। रियाण भी आएगी आगे। अगला लिखो दारूड़ी। दारूड़ी के आगे लिखे पश्चिमी राजस्थान में विशेष अवसरों पर, पश्चिमी राजस्थान में विशेष अवसरों पर, पश्चिमी राजस्थान में विशेष अवसरों पर, पश्चिमी राजस्थान में शराब परोसते समय, शराब परोसते समय गाया जाता, शराब परोसते समय गाया जाता, शराब परोसते समय गाया जाता। नेक्स्ट, अगला लिखो गोरबंद। मरु प्रदेश में यह गीत और है, गोरबंद। गोरबंद क्या है? गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण होता है जिसका नाम है गोरबंद। यानी ऊंट का श्रृंगार करते समय जो गीत गाया जाता वो कौन सा है? गोरबंद। एक अपने को याद और रखना है, गिरबाण, गिरबाण, पिलाण, परचनी इत्यादि क्या है? इत्यादि ये भी ऊंट को सजाने की वस्तुएं या ऊंट के आभूषणों के नाम है। लेकिन ऊंट का सबसे चर्चित आभूषण कौन सा है? गोरबंद। गोरबंद ऊंट के गले में होता है, गिरबाण ऊंट के नाक में होता है, पिलाण ऊंट की पीठ पर होता है, परचनी ऊंट की जो पूंछ होती है उस पूंछ के अंदर होता है। तो पूंछ पर परचनी, पीठ पर पिलाण और आपके नाकों के अंदर क्या होता है? गिरबाण। और गले के अंदर क्या होता है? गोरबंद। तो नीचे लिख लो गोरबंद क्या के? ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है, ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है, ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है, ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। नेक्स्ट, इसी में लिखना है गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। नेक्स्ट, नीचे ये लिख लो ऊंट के अन्य आभूषण, ऊंट के अन्य आभूषण, ऊंट के अन्य आभूषण। ऊंट के अन्य आभूषण, उसमें लिख लो गिरबाण, गिरबाण के आगे लिख लो नाक, गिरबाण, गिरबाण, गिरबाण कहां का आभूषण है? नाक। गिरबाण के आगे लिख लो नाक। पिलाण, गिरबाण हो गया नाक का, पिलाण, पिलाण कहां का? पीठ, ऊंट की पीठ पर सजाया जाता है पिलाण। और परचनी, परचनी ऊंट की कहां लगाया जाता? पूंछ में। परचनी पूंछ, घोड़े के भी लगाया जाता, ऊंट के भी लगाया जाता, लेकिन अपने को ऊंट याद रखना है। यहां पर गोरबंद के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख प्रमुख लोकगीत यहां पर पूरे होते हैं। पश्चिमी राजस्थान का मतलब किस प्रदेश के पूरे हो जाते हैं? मरु प्रदेश के गीत पूरे हो जाते हैं। मरु प्रदेश के बाद क्षेत्रीय गीतों में दो बातें हो रह गई, एक तो पर्वतीय गीत
और एक कौन से भाग के? मैदानी। तो पहले पढ़ लेते हैं मैदानी भाग। हेडिंग लगाओ, मैदानी भाग के लोकगीत। 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 अब तक अपन ने मरुस्थलीय भाग के गीत पढ़े थे। सबसे ज्यादा मरुस्थलीय भाग में ही है, मैदानी में ज्यादा है भी नहीं, 2-3 गीत है। मैदानी भाग में एक गीत तो है जिसका नाम है रसिया। गीत का नाम है रसिया। रसिया के अलावा एक गीत है हिचकी। गीत का नाम है हिचकी। एक गीत का नाम है रतवई। गीत का नाम है रतवई। रतवई के अलावा एक गीत हो जाएगा आपका, रतवई के अलावा सीटने। सीटने। ये 4 प्रमुख गीत है जो आपके मैदानी भाग में यानी पूर्वी राजस्थान में गाए जाते हैं। बाकी धार्मिक गीत है, लांगुरिया वगैरह, मुख्य 4 ही गीत। सबसे पहले गीत कौन सा है? रसिया। रसिया गीत वैसे भगवान कृष्ण का गीत माना जाता है, लेकिन अपने राजस्थान में रसिया अलग अलग रूपों में गाया जाता है। मुख्य रूप से रसिया अभी गाना शुरू हो गया है। कौन से महीने में? फाल्गुन। क्योंकि ये जो फाल्गुन का महीना चल रहा है, इस महीने के अंत तक जाते जाते अपनी सरसों की फसल पक करके बिल्कुल क्या हो जाएगी? तैयार। और सरसों की फसल जब पक करके तैयार हो जाएगी, किसान फसल को काटकर, फसल को निकालकर अपने घर पर ले आएगा। और जब घर पर नई फसल आएगी तो खुशी का माहौल होगा। और किसान नई फसल के आगमन की खुशी में गांव के चौक में नगाड़ा बजाते हुए एक नृत्य करता बम, और उस बम नृत्य के साथ एक गीत गाता। उस गीत का नाम बताओ क्या है? रसिया। बम नृत्य के साथ गाया जाने वाला गीत है रसिया। आपसे कोई परीक्षा में पूछ ले कि रसिया कब गाया जाता है, तो अपन बताएंगे कि रसिया मुख्यतः भगवान कृष्ण को समर्पित गीत है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में फाल्गुन मास में नई फसल के आगमन की खुशी में किसानों द्वारा बम नृत्य के समय कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया। नंबर 2 पर कौन सा? हिचकी। हिचकी कब आती है? हिचकी यार, मान लीजिए मुझे हिचकी आ रही है तो मैं किसी को याद कर रहा हूं या मुझे कोई याद कर रहा है? जिस आदमी को हिचकी आती है उसको कोई याद करता है। हिचकी एक तो याद में आती है, और एक ध्यान रखना, कोई आदमी जब भी मरने वाला होता है, मरने से पहले भी उसको हिचकी आती है। कितना भी कैसे भी आदमी मरे, जब तक उसे हिचकी नहीं आएगी उसके प्राण नहीं निकल सकते। चाहे आदमी ट्रेन से कटकर मरे, सुसाइड करे, बीमारी से मरे, कैसे भी मरे, उसको मरने से पहले हिचकी आएगी आएगी। इसलिए जब भी कोई गंभीर आदमी होता है, बीमार आदमी होता है, और उसको हिचकी आने लग जाती है तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं। मरने से पहले भी हिचकी आती है और याद में भी आती है। तो ये याद वाली हिचकी है। और जो गीत याद में गाए जाते हैं उनको कौन से गीत बोलते हैं? विरह। तो मेवात प्रदेश में गाया जाने वाला या पूर्वी राजस्थान में गाया जाने वाला विरह गीत कौन सा है? हिचकी। रतवई, ये भी कल परसों को एक एग्जाम था, उसके अंदर प्रश्न पूछ लिया था, रतवई गीत कौन गाता है? रतवई रणबाजा नृत्य भी है, रतवई रणबाजा गीत भी है। मेव जाति, और मेव अपन जानते हैं सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? अलवर में। इसीलिए तो इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? मेवात। मेवात मेव जाति की अधिकता के कारण हुआ। मेव जाति में लड़की की शादी के बाद विदाई के समय जो गीत गाया जाता, वो गीत बताओ कौन सा है? रतवई। तो मेव जाति के द्वारा गाया जाता। सीटने। सीटने एक गाली गीत है। गाली गीत है जो प्राय समधी और समदन के बीच गाया जाता है। समधी और समदन यानी ब्याई जी और ब्याण जी एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक करते हुए ये गीत गाते हैं। इसमें थोड़ी सी अश्लील भाषा यूज ले ली जाती है। ब्याण जी ब्याई जी को कुछ ज्यादा बोल देते हैं, ब्याई जी ब्याण जी को बोल देते हैं। आपने कभी वो गीत सुना होगा, कसी चक्की को आटो खावे ब्याण मोटी होगी। ऐसा गीत सुना है कभी कि कसी चक्की को आटो खावे ब्याण मोटी होगी? तो ये ब्याई जी ब्याण जी को चिढ़ा रहे हैं कि ब्याण जी आजकल कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो, बिल्कुल फूल से रहे हो। वापस ब्याण जी ब्याई जी को चिढ़ा देते हैं। तो ये अश्लीलता जिस गीत
गीत में दिखती है वो गीत आपका कौन सा हो जाता है, सीटने। और समधी समझण, और अपने राजस्थान में तो ये कहीं पर भी गा देते हैं, क्योंकि अपने जितने रिश्तेदार है दुनिया में किसी के भी रिश्तेदार नहीं होते। राजस्थानी लोगों के ऐसा कोई आदमी नहीं है, अगर अपने लोग 5 दिन भी एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं तो छोटी मोटी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं कि मेरे बुआ के फलान जी के वहां पर ये वातार, वहां पर ये वातार। और मैं तो कह रहा हूं इस दुनिया में जितने भी ताकतवर आदमी हुए हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट राजस्थान वालों के रिश्तेदार रहे हैं। चाहे रामायण से ले लो, महाभारत से ले लो और आज की दुनिया से ले लो, जितने भी ताकतवर आदमी हुए हैं वो हमेशा राजस्थान के रिश्तेदारों में ही हुए हैं। जैसे अपन रामायण का उदाहरण लेते हैं, रामायण में अपने रिश्तेदारों की भंडार भरी पड़ी है। रावण, रामायण का मुख्य पात्र बताओ कौन है, रावण। रावण अपना रिश्तेदार है। रावण आप और हमारे फूफा जी लगते हैं। भाई रावण का ससुराल कहां पर था, मंदोदरी कहां की थी, मंडोर। मंदोदरी मंडोर की, इसका मतलब मंदोदरी अपने राजस्थान वालों के क्या लगती है, बुआ। तो रावण क्या लगे, इसलिए एक तो आज के बाद रावण को रावण नहीं बोले, रावण जी बोला करे। फूफा जी कैसे भी हो उनके नाम के पीछे क्या लगता, जी। रामायण में ये तो एक रिश्तेदारी है, मैं गिनाऊं तो शाम तक गिना सकता हूं। रामायण के बाद महाभारत देख लो, महाभारत में रिश्तेदारों की अपने लाइन पड़ी है। महाभारत में अर्जुन, अर्जुन अपने ब्याई जी है। अर्जुन के बेटे का नाम क्या था, अभिमन्यु। अभिमन्यु की शादी कहां हो रखी थी, बेराट। बेराट का राजा था विराट। विराट की बेटी थी राजकुमारी उत्तरा। उत्तरा के साथ शादी किसकी हुई थी, अभिमन्यु। इसका मतलब अभिमन्यु अपने राजस्थान का क्या था, जवाई। और जवाई था तो अर्जुन अपने बताओ क्या लगेंगे, ब्याई जी। ये तो एक रिश्तेदारी है। महाभारत में हजारों रिश्तेदारियां हैं। आधुनिक युग में देख लो, देखो इन दिनों में देश में चर्चाओं में है अंबानी परिवार की शादी। अंबानी परिवार की शादी देखी होगी। अंबानी परिवार भी अपना रिश्तेदार है। नीता अंबानी अपने ब्यान जी है। मुकेश अंबानी अपने ब्याई जी है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अपने रिश्तेदार है। रिश्तेदार कैसे हैं, मुकेश और नीता अंबानी की बेटी का नाम क्या है, ईसा। बेटे का नाम क्या है, ईसा। ईसा आप और मेरे भाभी जी लगते हैं। ईसा जो है, ईसा की शादी कहां हो रखी है, ईसा अंबानी की शादी झुंझुनू जिले के अंदर बग्गड़ गांव पड़ता, बग्गड़। झुंझुनू से आप चिड़ावा जाओगे तो रास्ते में एक बड़ा कस्बा आएगा बग्गड़। बग्गड़ के रहने वाले सेठ पीरूमल जी, बहुत बड़े पैसों वाले बिजनेसमैन है सेठ पीरूमल जी। उनका आज भी मकान यहीं पर है, वो यहीं पर रहते हैं। कभी कभी बिजनेस के सिलसिले में उनका कोलकाता मुंबई आना जाना होता है, बाकी महीने के 20 दिन पीरूमल जी यहीं रहते हैं। सेठ पीरूमल जी के बेटे अमित के साथ ईसा की शादी हो रखी है। और जब सेठ पीरूमल जी के बेटे अमित के साथ शादी हो रखी है तो अमित अपना ब्रो है, तो ईसा बताओ अपनी क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। अंबानी परिवार अपना रिश्तेदार है, रावण अपना रिश्तेदार है, अर्जुन अपना रिश्तेदार है। और बीच बीच में तो ऐसी अफवाहें चली थी, रूस का राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। अपने लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि पुतिन भी राजस्थान का ही है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने दावा किया था, बोला पुतिन की परिवार जो है वो राजस्थान से ही गया हुआ है। मीडिया वालों ने पूछा कैसे दावा कर रहे हो, उन्होंने कहा कि नहीं, चूरू जिले के अंदर राजगढ़ तहसील है। उस राजगढ़ तहसील में एक गांव है पूनिया की ढाणी। उस पूनिया की ढाणी से बलदेव पूनिया, और बलदेव पूनिया के दादाजी का नाम था बेरूराम पूनिया। बेरूराम पूनिया रूस जाकर के बस गए थे। और बेरूराम पूनिया के पोता वाता जिसका नाम था बलदेव पूनिया। और वो बलदेव पूनिया रूस वालों को नाम आया नहीं, बलदेव को तो बना दिया व्लादिमीर, पूनिया बन गया था पुतिन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका संबंध बताओ पूनियाओं की ढाणी राजगढ़ से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कैडर का रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर कह रहा कि बलदेव शब्द बना व्लादिमीर और पूनिया शब्द क्या बनाता, पुतिन। हालांकि बाद में उसने इस चीज का खंडन भी किया, लेकिन एक बार के लिए उसने पुतिन को भी सुर्खियों में ला दिया था। मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट वर्तमान में दुनिया का सबसे धनी आदमी एलन मस्क अपना रिश्तेदार है। एलन मस्क की बहन है रीमा, उदयपुर की धर्म बहन है एलन मस्क की, तो उसका रिश्तेदारी भी यहां पर है। मैं तो कह रहा हूं जितने भी, अगर आप फ्री टाइम में हो और दुनिया के चर्चित व्यक्तियों की रिश्तेदारियां जानने हो तो कभी बैठना, मैं आपको 2-3 घंटे तक बताता रहूंगा। इतने रिश्तेदार है और अपने को कोई भी रिश्तेदार मिल जाए। आजकल मुकेश नीता अंबानी शादी की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है। कल अखबार में आया था 2.25 किलो वेट बढ़ गया नीता अंबानी का।
अखबार में छपा है कल कि नीता अंबानी शादियों में व्यस्त होने के कारण 2.25 किलो वेट बढ़ गया। किसका? नीता का। और नीता अंबानी अगले 16 मार्च को जयपुर आ रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर आए तो आप जाकर के नीता अंबानी के सामने गीत भी गा सकते हो कि कसी चक्की को आटो खाओ ब्याण मोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला रोके कि यार ये क्या कर रहा, बड़ा आदमी है, तो उनको बोलना कि ऑनलाइन कोर्स ले, कल्चर पढ़, ये ब्याण जी है और ब्याण जी के साथ हंसी मजाक की जा सकती है। तो हंसी मजाक में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाएंगे? सीटने। लिख लो नीचे, पहला लिखो रसिया, गीत का नाम है रसिया। रसिया के आगे लिखें रसिया। भगवान कृष्ण को समर्पित गीत जो ब्रज क्षेत्र में गाते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित गीत, भगवान कृष्ण को समर्पित गीत। भगवान कृष्ण को समर्पित गीत जो ब्रज क्षेत्र में गाते हैं। ब्रज क्षेत्र में गाते हैं। नेक्स्ट, इसी में लिखना है अगला बिंदु। फाल्गुन मास में, फाल्गुन मास में फाल्गुन मास में नई फसल के आगमन की खुशी में, फाल्गुन मास में नई फसल के आगमन की खुशी में फाल्गुन मास में नई फसल के आगमन की खुशी में बम नृत्य के समय गाया जाता है। फाल्गुन मास में नई फसल के आगमन की खुशी में बम नृत्य, एक डांस होता भरतपुर अलवर में, बम नृत्य के समय गाया जाता है। बम, बम नृत्य के समय गाया जाता है। नेक्स्ट, हिचकी, अगला गीत है हिचकी। हिचकी आगे लिख लो। पूर्वी राजस्थान का एक विरह गीत, पूर्वी राजस्थान का एक विरह गीत, पूर्वी राजस्थान का एक विरह गीत। नेक्स्ट, रतवई, अगला रतवई। ये कल परसों ही आया था, संगणक का एग्जाम था। किसका था? 3 तारीख को संगणक का ही था क्या? 3 को रतवई। रतवई के आगे लिख लो, मेव जाति में प्रचलित एक गीत, मेव जाति में प्रचलित एक गीत। मेव, मेवात वाले क्षेत्र में रहते हैं मेव, मेव जाति में प्रचलित एक गीत। बस इतना ही याद रख लो। वैसे लड़की की विदाई पर गाते हैं, धार्मिक आयोजनों पर भी गाते हैं, कोई विशेष अवसर नहीं है। जाति याद रखना, कौन सी जाति गाती है? मेव। नेक्स्ट लिख लो, सीटने, 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 सीटने। सीटने के आगे लिख लो, यह एक गाली गीत है। थोड़ी अभद्रता दिखती है इसमें। यह एक गाली गीत है, यह एक गाली गीत है, गालियां निकालते हैं। यह एक गाली गीत है जो समधी व समदण मजाक करते समय गाते हैं। समधी व समदण, ब्याई जी व ब्याण जी, जो समधी व समदण, जो समधी व समदण मजाक करते समय गाते हैं, मजाक करते समय गाते हैं। यह एक गाली गीत है जो समधी व समदण मजाक करते समय गाते हैं।
इन 4 गीतों के साथ ही आपके मैदानी गीत पूरे हो जाते हैं। मैदानी गीत के बाद अंतिम क्षेत्र रह जाता कौन सा? पर्वतीय। एडिंग लगाओ, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। पर्वतीय क्षेत्र, क्षेत्रीय गीत 3 भागों में बांटे गए थे, मरुस्थलीय, मैदानी और पर्वतीय। तो पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। पर्वतीय क्षेत्र के लोग, पहली बात तो अपने को यह पता रहे कि पर्वतीय क्षेत्र में आता कौन कौन सा एरिया है। पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा आता है? मेवाड़, मेवाड़ के साथ हाड़ौती और हाड़ौती के साथ वागड़। इस पूरे बेल्ट को अपन सामूहिक रूप से कौन सा क्षेत्र बोल देते हैं? पर्वतीय। अपने गीतों की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र यही है। यहां पर 5 गीत तो ऐसे हैं जो अपने को रटे हुए होने चाहिए, उनका अर्थ वर्थ कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो लालर, एक पटेलिया, एक बिछिया, एक माछर, माछर, माछर के अलावा एक ऊंट की असवारी, ऊंट की सवारी नहीं, ऊंट की असवारी, ऊंट की असवारी, एक नाव की असवारी, नाव की असवारी। ये शब्द तो अपने को रटे हुए होने चाहिए और इनमें से कभी भी इनका अर्थ आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इनका अर्थ कुछ है भी नहीं। बस पर्वतीय क्षेत्र के लोग गुनगुनाते रहते हैं। इनमें से 3 का कोई जोड़ा बना करके डालेगा। पिछली बार जो रीट 2000 आपका ये जो लेटेस्ट 3rd ग्रेड एग्जाम हुआ, इससे पहले जो रीट हुआ था, उसमें एसएसटी वालों के यही प्रश्न था, लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर क्या है? सीधा प्रश्न आया था। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले, बताओ क्या है? लोकगीत। इनकी ना कोई कैटेगरी है, ना कोई इनमें रस है। वो आदिवासी वनों में घूमते हुए ये गीत मन मन में गुनगुनाते रहते हैं। तो इनमें से कोई भी जोड़ा उठ करके आ जाए, या तो आपके जोड़ा पूछा जाएगा केवड़ा, काचबा, रतन राणो, गुगरी क्या है? तो वो तो मरु प्रदेश में गाए जाने वाले गीत है। या आपसे जोड़ा पूछा जाएगा लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर, ये नहीं पूछा तो पूछेगा ऊंट की असवारी और नाय की असवारी क्या है? तो इनको सीधा याद रखना, पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले बताओ क्या होते हैं? गीत। फिर अपने को याद रखना, एक गीत होता सुवटिया, सुवटिया, सुवटियों के साथ में एक गीत होता हमसीडो, हमसीडो। ये 2 गीत स्पेशली भील जनजाति में है। वो तो ऑल ओवर आदिवासियों में है, लेकिन सुवटिया और हमसीडो कौन सी जनजाति गाती है? भील। भील महिला द्वारा अपने पति की याद में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सुवटिया। और भील महिला व पुरुष द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत, ये क्या कहलाता है? हमसीडो। तो एक बार यहां तक ये सीधा उतार लो, पहले इधर वाले लिख लो एक साथ ही, फिर इधर वाले में लिखवा देता हूं। यूं लाइन बना के लिख लो, लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर, लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर, लालर, पटेलिया, बिछिया, लालर, लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर, ऊंट की असवारी, ऊंट की असवारी, नाव 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 की असवारी। इन सब के आगे तीर लगा के लिख लेना। पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, लोकगीत। ये ऑल ओवर आदिवासी गाते हैं, किसी जनजाति विशेष का नहीं है।
लेकिन ये सुवटिया और हमसीडो ये दो केवल कौन सी जनजाति में चलते हैं? भील। तो यहां तक लिख लिया, तो फिर अगला हेडिंग लगाओ सुवटिया। सुवटिया सुवटिया का मीनिंग क्या है? किसको कहते हैं सुवटिया? सुवटिया, सूटा, तोता। तोते को अपने क्या बोला जाता है? सुवटिया। तो सुवटिया तोते का प्रतीक होता है और एक भील महिला अपने पति की याद में गाती है। या इसकी विशेषता देखकर प्रश्न आ जाएगा कि भील स्त्री का विरह गीत है। तो भील स्त्री का विरह गीत कौन सा हो जाएगा? सुवटिया। अपने पति की याद में गाती है तो विरह गीत हो जाएगा। लिख लो सुवटिया के आगे। सुवटिया का अर्थ तोता पक्षी होता है। 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 एक भील महिला परदेश गए पति की याद में गाती है। एक भील महिला परदेश गए पति की याद में गाती है। एक भील महिला परदेश गए पति की याद में गाती है। परदेश गए पति की याद में गाती है। नेक्स्ट हमसीडो। हमसीडो गीत का नाम है हमसीडो। हमसीडो। हमसीडो का मतलब बीलों में गाया जाने वाला कैसा गीत है? युगल। मतलब पति और पत्नी साथ में बैठ करके गाते हैं। लिख लो, बीलों में गाया जाने वाला एक युगल गीत। युगल मतलब जोड़े में गाते हैं। बीलों में गाया जाने वाला एक युगल गीत। एक युगल गीत पति पत्नी साथ में गाते हैं, इसलिए युगल गीत। बीलों में गाया जाने वाला एक युगल गीत। ये लो भाई, आपके पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों वाले गीत। 2-3 गीत पर्वतीय क्षेत्र में और है, जिसमें से अगला हेडिंग लगाओ चिरमी। इंपॉर्टेंट भी लगा लेना चिरमी। काफी साल हो गए, 2014 के बाद आया ही नहीं है, वापस रिपीट होने वाला है चिरमी। इंपॉर्टेंट भी लगा लेना इसको, चिरमी। चिरमी राजा लाचार वारी जाऊं चिरमी, चढ़ती ने दिखे मेड़ तो उतरती ने दिखे अजमेर। ऐसे खूब सारे गीत हैं। सबसे पहले तो अपने को समझना चिरमी का अर्थ क्या होता है। चिरमी एक पौधे का नाम होता है। चिरमी एक पौधा होता है। गीत कब गाया जाता है? राजस्थानी संस्कृति में एक महिला को उसका पीहर अच्छा लगता है या उसका ससुराल अच्छा लगता है? राजस्थानी संस्कृति में एक महिला के लिए उसका पीहर अच्छा है या ससुराल? पीहर से बढ़कर महिला के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने तो कहावत है कि भाई पीहर का तो कागला ही चौका लागे। अगर एक महिला अपने ससुराल में सफेद रंग के हंसों के बीच में भी रहती है तो वो उन हंसों में कमी निकाल देती है कि ये हंस तो काला है। और अगर वो पियर में कौवों के बीच में भी रहती है तो भी कहती कि ये कौवा तो कितना स्मार्ट है, कौवा कितना गोरा है। इतना फर्क होता है पियर और ससुराल में। कहावत बनी हुई है कि पियर का तो कागला ही चौका लागे। एक महिला जो कि अपने ससुराल गई हुई है, ससुराल में वो अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा है? चिरमी। क्योंकि प्राचीन समय में महिलाएं जब ससुराल में रहती थी और उन्हें पियर जाना है तो उन्हें लेने के लिए या तो कौन आएगा? भाई, या कौन आएगा? उसका पिता। या तो भाई आएगा या कौन आएगा? पिता। आता तो आज भी भाई और पिता ही है, लेकिन पुराने समय में कब आएंगे भाई और पिता ये कोई सूचना नहीं होती थी। क्यों? जब इच्छा होती, महीना 2 महीना 3 महीने से भाई या पिता अपनी बहन को लेने आता था। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया कि पापा सुबह जल्दी आ जाना 9-1 बजे। पापा आ जाते हैं 9 बजे तक, तो रोजाना 9 बजे तक उठो ही मत, भले उस दिन पियर सुबह 9 बजे तक चले जाते हैं। तो आजकल तो मोबाइल का जमाना, बातचीत हो जाती कि कल आ जाना, मंगलवार को आ जाना, रविवार को आ जाना। लेकिन पुराने समय में जब महिला को अपने पियर की याद आने लग जाती, तब वो अपने घर की छत पर बैठकर अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में जो गीत गाती थी
कि वो गीत बताओ कौन सा होता था, चिरमी। तो एक लाइन लिख लो, ससुराल में बेटी महिला पीहर जाने हेतु, ससुराल में बेटी महिला पीहर जाने हेतु, ससुराल में बेटी महिला पीहर जाने हेतु, ससुराल में बेटी महिला पीहर जाने हेतु भाई व पिता की प्रतीक्षा में, ससुराल में बेटी महिला पीहर जाने हेतु भाई व पिता की प्रतीक्षा में, भाई व पिता की प्रतीक्षा में यह गीत गाती। ये लो भाई आपका चिरमी हो गया। चिरमी के बाद अगला गीत लिख लो कुंभकर्ण। हां, या इसी का नाम है नौरंगिया, नौरंगिया, कुंभकर्ण या नौरंगिया, कुंभकर्ण ऑब्लिक नौरंगिया। कुंभकर्ण और नौरंगिया ध्यान रहे, एक वीर रस का गीत है, वीर रस का गीत है। कुंभकर्ण या नौरंगिया सिंधु राग में गाया जाता है, सिंधु राग में गाया जाने वाला गीत है। और यह गीत कुंभहाड़ा या कुंभकर्ण हाड़ा, कुंभहाड़ा या कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में, कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में जून महीने में, जून माह में आयोजित बूंदी महोत्सव में गाया जाता है। यह इसका थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना है कि कुंभकर्ण या नौरंगिया गीत किस रस में गाया जाता है, वीर रस। जितने भी वीर रस के गीत होते हैं वो सारे के सारे सिंधु राग में गाए जाते हैं और श्रृंगार रस वाले मांड राग में गाए जाते हैं। तो अपने तो याद रखना, जिसमें वीरता दिखती है उसकी राग होती है सिंधु राग। तो वीर रस का गीत इसलिए किस राग में गाया जाएगा, सिंधु। और हर जून के महीने में 21 to 25, 21 से 25 जून के बीच में बूंदी महोत्सव मनाया जाता है। उस बूंदी महोत्सव में मुख्य रूप से कौन सा गीत गाया जाता है, कुंभकर्ण या इसी को बोलते हैं नौरंगिया। किसकी स्मृति में गाया जाता है, कुंभकर्ण हाड़ा। कौन है कुंभकर्ण हाड़ा? मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए शहीद होने वाला योद्धा कौन था, कुंभहाड़ा, जिसने मिट्टी की तारागढ़ के लिए बलिदान दे दिया था। मिट्टी के तारागढ़ का मतलब क्या है? अपने राजस्थान में तारागढ़ के किले कितने हैं? 2। एक तारागढ़ अजमेर में और एक तारागढ़ बूंदी में। तारागढ़ जो बूंदी वाला किला है, यहां पर किस वंश का शासन था? हाड़ा, हाड़ाओं का शासन था। और यहां पर एक लड़का हुआ था जिसका नाम क्या था, कुंभकर्ण हाड़ा। इधर मेवाड़ रियासत, मेवाड़ का मतलब चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था राणा लाखा। चित्तौड़गढ़ के राजा का नाम था राणा लाखा। और राणा लाखा की शादी तारागढ़ बूंदी की राजकुमारी से होती है और हाड़ा वंश की राजकुमारी से लाखा की शादी हुई। तो वो राजकुमारी अब रानी बन गई है और वो रानी किस नाम से जानी जाएगी? हाड़ी रानी। भाई हाड़ा वंश की लड़की की शादी हो जाती तो फिर वो बड़ी होकर के क्या बन जाती? हाड़ी रानी। बाटी वंश की लड़की की शादी होती तो रानी बटियाणी। सिसोदिया वंश की लड़की की शादी हो जाए तो सिसोदिया रानी। हाड़ा वंश की राजकुमारी थी, इसकी शादी हुई थी लाखा के साथ और लाखा के साथ शादी हुई तो ये रानी क्या कहलाई थी? हाड़ी रानी। यानी अब हाड़ी रानी तारागढ़ बूंदी से अब कौन से गढ़ आ चुकी है? चित्तौड़गढ़। और अपने राजस्थान का सबसे बड़ा गढ़ कौन सा है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सबे गढ़ैया। गढ़ में तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो छोटे छोटे हैं। शादी के 3-4 दिन ही बीते थे, एक शब्द आता ओलंदी, नाम सुना? ओलंदी। ग्राम सेवक 2016 में प्रश्न आया था, ओलंदी क्या है? ओलंदी का मतलब, आजकल तो शादियों की एज लगातार बढ़ रही है। शादियों की एज का मतलब 22 साल, 23 साल, 25 साल, 27 साल की उम्र में शादियां हो रही है। लड़के लड़की दोनों चाहते हैं कि उनका फ्यूचर सेफ हो जाए, वो नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, उसके बाद शादी करें। और ये सही भी है, लेकिन पुराने समय में 5-5, 7-7, 10-10 साल की लड़कियों की शादियां हो जाती थी। अब 10-12 साल की लड़की पहली बार ससुराल जा रही है तो क्या उसका ससुराल में मन लगेगा?
नहीं लगेगा। और दूसरी बात, वो कुछ जानती भी तो नहीं थी भाई। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, शादी से पहले सास से बात हो जाती है, ननद से बात हो जाती है, और भी बातचीत हो ही जाती है। इसलिए बातचीत पहले हो जाती है तो थोड़ा बहुत ससुराल का माहौल कैसा, आदमी फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन पुराने समय में तो मोबाइल भी नहीं था, ससुराल वालों का बिहेव कैसा कुछ पता भी नहीं लगता था। इसलिए जब भी नवविवाहिता पहली बार ससुराल जाती थी तो उसके साथ घर परिवार की कोई एक समझदार महिला को भेजा जाता था, ताकि वो उस पहली बार ससुराल जा रही महिला को गाइड कर सके। और जो साथ में जाने वाली लड़की होती थी उसको बताओ क्या कहते थे, ओलंदी। नव विवाहिता के प्रथम बार ससुराल जाते समय उसके साथ भेजी जाने वाली कन्या को कहते थे ओलंदी। और अगर कोई महिला साथ में जाने वाली नहीं होती तो उसका कोई भाई भाई जाता, उसको बोलते ओलंदा। अगर कोई लड़का जाते तो ओलंदा, और लड़की जाती तो क्या बोलते, ओलंदी। ऐसा कहते हैं कि भाई जब हाड़ी रानी पहली बार शादी करके तारागढ़ आई थी तब उसके साथ में ओलंदा बनकर बताओ कौन आया था, कुंभकर्ण। और शादी के 2-3 दिन ही बीते थे, ये कुंभकर्ण भी चित्तौड़गढ़ में ही था, हाड़ी रानी भी चित्तौड़गढ़ में ही थी। कहते हैं कि राणा लाखाजी इस हाड़ी रानी के पास गए थे और हाड़ी रानी को जाकर पूछा कि कैसे हाड़ी रानी, तुम्हारा चित्तौड़गढ़ में मनवन तो लगा कि नहीं लगा। हाड़ी रानी ने कहा कि बस मन लग गया है। लाखाजी मेरी तरह बेहद सज्जन आदमी थे, इसलिए उन्होंने फिर से पूछा कि अपने चित्तौड़गढ़ में घूमे फिरे या नहीं घूमे फिरे। हाड़ी रानी ने कहा कि नहीं, चित्तौड़गढ़ में घूम लिए फिर लिए, पूरा चित्तौड़गढ़ देख लिया। लाखाजी ने फिर पूछा, अगर पूरा चित्तौड़गढ़ घूम लिया तो फिर बताओ तुम्हारे तारागढ़ बूंदी से हमारा चित्तौड़गढ़ कितना बेस्ट है, कितने गुना बेहतर है। अब जैसे ये क्वेश्चन लाखाजी ने पूछा, क्या हाड़ी रानी अपने तारागढ़ की बुराई कर सकती है? गर्दन कट जाए, लेकिन महिला पियर के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, गर्दन कट सकती। अब ये हाड़ी रानी से लाखा पूछ ही रहे हैं कि बताओ तुम्हारे तारागढ़ बूंदी से हमारा चित्तौड़गढ़ कितने गुना बेहतर है। हाड़ी रानी कुछ बोल नहीं पाई। लाखाजी ने पूछा कि देख, मेरी मजाक करने की आदत नहीं, मैं सीरियस पूछ रहा हूं रानी, फटाफट बता कि चित्तौड़गढ़ तारागढ़ से कितने गुना बेहतर है। और हाड़ी रानी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ अच्छा है लेकिन तारागढ़ बहुत अच्छा है। यह रिप्लाई हाड़ी रानी किसको करती है, राणा लाखा। लाखा का गुस्सा 7वें आसमान पर, बोला चित्तौड़गढ़ अच्छा है और तारागढ़ बहुत अच्छा है। रानी रे कहां रही है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब है गढ़ैया। हमारे रानी पद्मिनी का महल है उतना तो तुम्हारा पूरा तारागढ़ है, और तुम कह रहे हो तारागढ़ बहुत अच्छा है, चित्तौड़ तो बस ठीक ही है। रानी देख, मैं सीरियस होकर पूछ रहा हूं, फिर मत कहना मेरी मजाक करने की आदत नहीं है। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूं, चित्तौड़गढ़ बेस्ट है या तारागढ़ बेस्ट है? और रानी ने फिर बोल दिया कि चित्तौड़ ठीक ही है लेकिन तारागढ़ अच्छा है। और इस बात पर राणा लाखा भयंकर गुस्से में आ गए, आपाक हो गए। और राणा लाखा रानी कर गुस्सा करते हुए तुरंत गुस्से में बाहर निकलते हैं, अपने सैनिकों को कहते हैं कि फटाफट आर्मी तैयार की जाए, तारागढ़ बूंदी पर हमला किया जाए और तारागढ़ बूंदी को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। मैं कसम खाता हूं मेवाड़ महाराणा लाखा जब तक तारागढ़ बूंदी को नस्ते नाबूद नहीं कर देता तब तक अन्न एवं जल ग्रहण नहीं करेगा। इस रानी की हिम्मत, 2 दिन वे नहीं यहां पर आए हुए और कह रही है कि चित्तौड़गढ़ तो ठीक ही है, तारागढ़ बहुत अच्छा है। हिम्मत कैसे हुई चित्तौड़गढ़ से तुलना करने की तारागढ़ की? मैं तारागढ़ को अब जमीन पर देखना नहीं चाहता, धराशायी कर दिया जाए। और लाखा जी ने जैसे ही आदेश दिया, सेना बिल्कुल तैयार हो गई और जयकारे लगा रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा लाखा का नाम रहेगा। और मेवाड़ की सेना चित्तौड़गढ़ की तरफ रवाना हो जाती है। राणा लाखा जी का एक दरबारी विद्वान था जोटिंग भट्ट, ये बहुत समझदार विद्वान था। और जोटिंग भट्ट भागा भागा सेना के सामने जाता, लाखा जी को रोकता, बोला लाखा जी रुको, कर क्या रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, 3 दिन पहले वहां पर काजू कतली खा रहे थे अपन भाई, 3 दिन पहले तो शादी हुई थी। बोला ये सैनिक जो लड़ने गए हैं 3 दिन पहले आपकी बारात में चले थे, जीम रहे थे, और 3 दिन बाद में वहीं पर तलवारें चलाएंगे। आने वाले समय में इतिहास लिखने वाले इतिहासकार क्या लिखेंगे, इतिहास पढ़ाने वाले मां साहब क्या पढ़ाएंगे कि लाखा जी ने 3 दिन पहले वहां पर शादी की थी, 3 दिन बाद में तलवारें चला दी थी। ऐसा ठीक नहीं रहेगा। लाखा जी कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग को शांत कीजिए। 3 दिन पहले शादी हुई है, आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? लाखा जी ने कहा वो रानी 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में कह रहे कि तारागढ़ बेस्ट है, चित्तौड़गढ़ ठीक नहीं है। मैं कसम खा चुका हूं, जब तक तारागढ़ को नस्ते नाबूद नहीं करूंगा, अन्न एवं जल ग्रहण नहीं करूंगा। जोटिंग भट्ट ने कहा कूल डाउन, रिलैक्स मूड में आइए, हर समस्या का समाधान है। लाखा जी को शांत बिठाया गया। जोटिंग भट्ट ने सैनिकों, जाओ रे रोटी खाओ बैठ जाओ, कोई हमला वमला नहीं करेगा। सैनिकों को वापस भेजा गया। जोटिंग भट्ट लाखा जी के पास गया और बोला लाखा जी बस इतनी सी बात, अगर रानी ये एक्सेप्ट कर ले कि नहीं चित्तौड़गढ़ बेस्ट है तारागढ़ नहीं, तो फिर तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। लाखा जी ने कहा फिर क्यों नहीं मिलेगी, हमें तो यही सुनना है कि चित्तौड़गढ़ बेस्ट है। जोटिंग भट्ट हाड़ी रानी के पास जाता और समझाता कि देख रानी क्यों नाश करवा रही है, दोनों लड़ेंगे,
मेवाड़ वाले लड़ेंगे, इधर से कोई मरेगा तो तुम्हारे ससुराल का मरेगा, उधर से तारागढ़ वालों में कोई मरेगा तो तुम्हारे पीर के मरेंगे, नुकसान तुम्हारा ही है। और तुम्हारे एक शब्द से जब ये युद्ध टल सकता है तो तुम्हें टाल देना चाहिए, नहीं तो इतिहास पढ़ाने वाले मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, रानी जम जम कर कोसेंगे। वो कहेंगे कि उस रानी की वजह से वो लड़ाई हो गई थी। तुम्हें एक बार लाखा जी के सामने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ बेस्ट है, तारागढ़ नहीं है। राड़ी रानी ने कहा एक ही बार करूंगी, बार बार नहीं करूंगी। उस जोटिंग ने कहा एक बार तो एक्सेप्ट किया जाए। वो रानी को लेकर के जोटिंग भट्ट बाहर आता है और वो रानी लाखा जी के सामने आकर कहती कि वो मैं इतनी देर तो मजाक कर रही थी, तुम्हारा चित्तौड़गढ़ अच्छा है, तारागढ़ ठीक नहीं है, चित्तौड़गढ़ अच्छा है। लाखा जी ने कहा मैंने कहा था ना मजाक करने की मेरी आदत नहीं है, आज के बाद मजाक मत करना। इतना कह करके वो रानी एक बार एक्सेप्ट करके वापस महल में चली गई। उसने एक बार ये बोल दिया कि हाँ चित्तौड़गढ़ अच्छा है, तारागढ़ ठीक नहीं है। जैसे ही ये बात सुनी लाखा जी का यूं कलेजा ठंडा हुआ। लाखा जी दोनों हाथों को फुलाते हुए सोफे पर आराम से बैठे। जोटिंग आया और पूछा कि लाखा जी अब तो मिल गई शांति। लाखा जी ने कहा शांति कहां मिल गई, मैं वचनवादी आदमी हूं, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। मैंने कसम खा रखी है, उस कसम का क्या होगा, जब तक तारागढ़ को नस्ते नाबूद नहीं कर देता मेवाड़ का महाराणा लाखा अन्न एवं जल ग्रहण नहीं करेगा। उस कसम का तो कोई इलाज किया जाए। जोटिंग भट्ट ने कहा कि उसका भी इलाज है, कॉमन सेंस होना चाहिए आदमी में, कुछ भी कर सकता है। लाखा जी ने कहा कैसे? उस जोटिंग भट्ट ने कहा लाखा जी कभी गणित पढ़ी है? लाखा जी ने कहा गणित तो पढ़ी है। बोला गणित का मास साहब पढ़ा तो समय लिखवाता माना की एक्स है। माना की क्या है? एक्स। वैसा अपन एक मिट्टी का कमरा बना लेते हैं और ऊपर बोर्ड टांग देते हैं माना की तारागढ़ बूंदी यहां स्थित है। और आपने ये तो कहा नहीं था कि मैं असली तारागढ़ को जीतूंगा, आपने तो ये कहा था कि तारागढ़ को जीतूंगा नहीं तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। और एक मिट्टी का कमरा बनाया गया, मिट्टी का कमरा बनाकर उसके बाहर बोर्ड लगाया गया कि तारागढ़ बूंदी यहां स्थित है। और लाखा जी को कहा कि लाखा जी जाओ उस पर तीर चलाओ, बिल्कुल दुबला पतला सा है और एक ही तीर में वो गिर जाएगा और तुम उसको जीत करके रोटी खा लो, भूख लगी हुई है। लाखा जी ने कहा कि नहीं इतनी फॉर्मेलिटी तो नहीं कर सकते, मैं सेना लेकर 2-1 किलोमीटर पीछे जा रहा हूं और वहां से मैं हाथी पर बैठ कर आऊंगा, मेरे साथ कुछ पैदल सैनिक चलेंगे और वो जयकारे लगाते आएंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा राणा लाखा का नाम रहेगा। कोई बीच में आया तो नस्ते नाबूद कर देंगे, हम तारागढ़ को जीतने जा रहे हैं। और हम बाद में 2 किलोमीटर पीछे से आएंगे और फिर तीर चला करके इस मिट्टी वाले कमरे को उड़ाऊंगा। जोटिंग ने कहा ये करके देख लो। लाखा जी 2 किलोमीटर बैक गए, हाथी पर बैठे, साथ में कुछ सैनिक चल रहे हैं और वो जयकारे लगा रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा राणा लाखा का नाम रहेगा। और यूं करते करते उस मिट्टी वाले कमरे के पास पहुंचे। इतने में से सामने से एक सैनिक भागता भागता और लाखा जी को कहता कि लाखा जी फटाफट तीर चलाओ, आवाज ज्यादा जोर से आ रही है, ये भवन पहले गिर जाएगा, वापस बनाना पड़ेगा। और लाखा जी ने जैसे ही उस मिट्टी के कमरे पर तीर चलाया, उस मिट्टी के कमरे में से एक तीर आता है और राणा लाखा के तीर को हवा में तोड़ करके चला जाता है। लाखा जी अचानक चौंके, सामने से किसने तीर चलाया है? लाखा जी ने अपने सैनिकों को कहा जाओ रे कमरे के अंदर कोई भूत भूत तो नहीं आ गया, देख क्या वो सामने से तीर किसने चलाया और मेरे तीर को हवा में तोड़ दिया। लाखा जी के 5-7 सैनिक भागे और उस मिट्टी के कमरे में गए। कमरे में एक 12 साल का लड़का खड़ा था। उस लड़के का नाम बताओ क्या था? कुंभकर्ण। वो लाखा जी के सैनिक उसकी गर्दन पकड़ कर लाए और लाखा जी के सामने बोला ये था आपका साड़ा, और हमने तो पहले ही कहा था दीवार में आड़ा और घर में साड़ा एक काम का नहीं है। अपने राजस्थान में कहावत है, एक तो दीवार में आड़ा और एक घर में साड़ा। ये हमेशा कमजोरी देते हैं। जैसे एक तो ये दीवार बनी हुई है, इस दीवार में तुम कहीं पर भी, आड़ा का मतलब होता खिड़की, विंडो, इसमें कहीं पर भी तुम विंडो नहीं बनाओगे तो ये दीवार बहुत मजबूत रहेगी। लेकिन जैसे ही तुमने इसमें आड़ा बना दिया, दीवार बताओ क्या पड़ जाएगी? कमजोर। अगर आपके साथ घर में साड़ा भी रह रहा है तो भी वो घर को कमजोर करता। दीवार में आड़ा और घर में साड़ा, ये कभी काम के नहीं है। इसलिए लाखा जी के सामने उसको लाया गया और लाखा जी के सामने लाते ही लाखा जी ने कहा घर जा, रोटी वोटी का अपनी जीजी के पास जा। यहां सैनिकों के पास क्या करेगा? कहीं तीर वीर लग गया तो मरा जाएगा और हमारे माथे आएगा कि साथ में भेजा था रानी के और मार दिया वहां पर। उस कुंभकर्ण हाड़ा ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया और कहा कि जीजू अभी तुम क्या कह रहे थे कि हम तारागढ़ बूंदी को नस्ते नाबूद करने जा रहे हैं, अगर कोई बीच में आया तो मिट्टी में मिला देंगे। मैं आ रहा हूं, जब तक कुंभकर्ण हाड़ा जीवित है आपको तारागढ़ नहीं जीतने दिया जाएगा। लाखा जी ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा कि डियर साले कितना बोला है तुम, हम कौन सा वास्तविक तारागढ़ जीतने जा रहे हैं? हम तो मिट्टी का बना काल्पनिक तारागढ़ जीतने जा रहे हैं और तू उसमें इतना सीरियस क्यों हो रहा? जा घर जा, रोटी वोटी खा, सो जा। उसने कहा कि नहीं, जब तक एक एक हाड़ा के अंदर प्राण है, जब तक एक एक हाड़ा जीवित है,
वास्तविक तारागढ़ तो दूर की बात है, हम आपको तारागढ़ जीतने की कल्पना भी पूरी नहीं करने देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी मातृभूमि को जीतने की तुमने कल्पना तक कर ली? अगर ये काल्पनिक तारागढ़ भी जीतना है तो मैं मेरी आंखों के सामने काल्पनिक तारागढ़ भी नहीं जीतने दूंगा। मेरे से लड़ाई करनी होगी। युद्ध में जो जीतेगा वो जीत जाएगा। अगर मुझे मार दोगे तो जीत जाना, नहीं तो मैं आपसे लड़ूंगा। राणा लाखा और उस कुंभकर्ण हाड़ा के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में राणा लाखा के पास सैनिक ज्यादा थे, इसलिए बहादुरी दिखाते हुए कुंभकर्ण हाड़ा तो उस दिन शहीद हो गया। लेकिन इतिहास में अमर हो गया कि इतना महान लड़का जो कि अपनी मातृभूमि को जीतने की कल्पना तक किसी दूसरे को नहीं करने देता था, उस वीर सपूत की स्मृति में बूंदी वाले आज भी एक गीत गाते हैं। उस गीत का नाम कौन सा गीत है? कुंभकर्ण। या कौन सा गीत है? नौरंगिया। और यह वीर रस में गाया जाता है, जो कि किस राग में गाया जाएगा? सिंधु। एक लाइन लिख लो, इसके आगे लिख ले, कुंभकर्ण या नौरंगिया के आगे लिखें वीर रस का एक गीत है। वीर रस का एक गीत है। वीर रस का एक गीत है जो सिंधु राग में गाया जाता है। जो सिंधु राग में गाया जाता है। जो सिंधु राग में गाया जाता है। सिंधु राग में गाया जाता है। नेक्स्ट, कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में, कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में, कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में, कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में जून नहीं, ये जून में नहीं आता, ये कौन से महीने में आता? नवंबर, सॉरी, नवंबर माह में कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में, नवंबर माह 11 से 13 नवंबर के बीच मनाते हैं। 21 से 25 जून तक तो कोटा महोत्सव आता है। नेक्स्ट, कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में नवंबर माह में, नवंबर माह में बूंदी महोत्सव के दौरान, बूंदी महोत्सव के दौरान, बूंदी महोत्सव के दौरान यह गीत गाया जाता है। बूंदी महोत्सव के दौरान यह गीत गाया जाता है। बूंदी महोत्सव के दौरान यह गीत गाया जाता है। यह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, मेवाड़ महाराणा लाखा के सामने, मेवाड़ महाराणा लाखा के सामने, मेवाड़ महाराणा लाखा के सामने मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए, मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए, मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए, मिट्टी का तारागढ़ मतलब काल्पनिक तारागढ़, मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुंभा हाड़ा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुंभा हाड़ा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुंभा हाड़ा वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये लो भाई आपका कुंभकर्ण या नारंगिया गीत होता है। कुंभकर्ण के बाद अगला लिखो कांगसिया। कांगसिया। अब गीत ज्यादा बचे नहीं है, बस इन्हीं क्षेत्रीय गीतों में टाइम लगेगा। बाकी घंटे भर का पूरा टॉपिक और बचा है, ये कल की क्लास में पूरा हो जाएगा। एक कांगसिया और लिख लो। कांगसिया 2023 में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा था। कांगसिया सबसे ज्यादा रील्स बनी थी। कांगसिया पाड़ोसन ले गई रे, सुना होगा ऐसा? एक गीत बड़ा चर्चाओं में रहा था, पाड़ोसन ले गई रे। तो वो पाड़ोसन ले गई रे, वो जो छोटी क्लिप कट रही थी वो कांगसिया गीत में से कट रही थी। और वो पाड़ोसन ले गई रे वो गीत किसने लोकप्रिय बनाया था? मनीषा सैनी। मनीषा सैनी
पिछले साल चुनावी साल था और प्रत्येक जातियों का महाकुंभ हो रहा था विद्याधर नगर स्टेडियम में। जाट जाति का महाकुंभ, ब्राह्मण महाकुंभ, सैनी महाकुंभ। और उस सैनी समाज के महाकुंभ में, माली महाकुंभ के अंदर मनीषा सैनी ने उस गीत को गाया था। बीच में मंच पर लड़ाई हो गई थी। उसके बाद वो गीत वायरल हो गया था, पाड़ोसन ले गई रे मारे छेल बंवर को कांग्रेसियों, पाड़ोसन ले गई रे। तो मनीषा सैनी ने इस गीत को अब सुपर डुपर हिट बना दिया है। उसके बाद तो मनीषा जर्मनी में भी ये गीत गा करके आ गई है। पिछला साल तो मनीषा नाम के लिए बहुत लकी था। पिछली साल तो एक गीत मनीषा का और भी वायरल हुआ था, गले में लाल चुन्नी रखे मनीषा, ऐसा गीत तुमने सुना होगा। तो मनीषा के लिए 2023 का साल तो वैसे भी लकी रहा था। कांग्रेसिया गीत में वर्णन किसका है? कांग्रेसिया गीत में क्या बताया गया? मारे छेल बंवर को कांग्रेसियों पणिहारियां ले गिरे, कोटा जोयो बूंदी जोयो तो ही ना पायो कांग्रेसियो, मारे छेल बंवर को कांग्रेसियो पणिहारियां ले गिरे। क्या कहना चाह रही है एक महिला? वो महिला कह रही कि मेरे छेल बंवर का कांगसिया, कांगसिया का मतलब कंगा, जिसे आप बाल संवारते उस कंगे को क्या बोलते हैं? कांगसिया। वो कह रही कि मेरे छेल बंवर का मतलब मेरे पति का कांगसिया, मेरी पणियारियां, मेरी पड़ोसन ले गई है। मैंने पूरे कोटा में ढूंढ लिया, बूंदी में ढूंढ लिया, फिर भी वो कंगा नहीं मिला। जब पड़ोसन ले गई है तो फिर कोटा बूंदी में क्यों ढूंढ रहे हो? पड़ोसन के घर पर ढूंढो। लेकिन फिर भी गीत में गाया जा रहा है कि कोटा जोयो बूंदी जोयो। जोयो का मतलब होता है ढूंढना। कोटा जोयो बूंदी जोयो तो ही ना पायो कांगसियो। वो महिला कह रही कि मेरे प्रियतम का जो कंगा था वो कंगा कंगा ही था। उस कंगे से जब मेरे प्रियतम सज धज करके घर से निकलते थे तो तू तू किसी की नजर ना लगे, इतने खूबसूरत लगते थे। वैसा कंगा मैंने पूरे कोटा के बाजार में ढूंढ लिया, पूरे बूंदी के बाजार में ढूंढ लिया। वैसा कंगा मुझे दोबारा नहीं मिला। वो कंगा तो वही कंगा था, मेरे पति को नजर ना लगे, इतना खूबसूरत बना देता था। यानी एक महिला इस गीत में अपने प्रियतम की सुंदरता का बखान कर रही है। जिन गीतों में नायक या नायिका की सुंदरता बखान की जाती है वो गीत किस कैटेगरी में आ जाते हैं? श्रृंगारिक। एक लाइन लिख लो। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती का मतलब पर्वतीय क्षेत्र हो गया, हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक लोकगीत है। हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक लोकगीत है। हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक लोकगीत है। ये लो भाई, आपका कांगसिया हो गया। 3:45 तक ही थी कि अपनी क्लास, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो एक दो गीत इसमें और बचे हैं, फिर विवाह वाले गीत है। यानी कुल मिलाकर के घंटे भर का ये टॉपिक है जिसको समाप्त करेंगे अपनी अगली क्लास में।